बचपन हमेशा किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे कोमल, सबसे निर्माणकारी और अक्सर सबसे असरदायक दौर होता है। इसी दौर में इंसान दुनिया को पहली बार देखना, समझना और महसूस करना शुरू करता है। चैप्टर 1 चाइल्डहुड एंड अर्ली इन्फ्लुएंसेस का सार असल में यही बताता है कि हमारे जीवन की शुरुआत किस तरह हमारे विचारों, स्वभाव, हौसलों और सपनों को रूप देती है। बचपन की यादें चाहे मीठी हों या चुनौतियों से भरी, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े होने के बाद भी हमारे फैसलों, हमारे रिश्ते और हमारे इरादों को प्रभावित करती रहती हैं। इस अध्याय में ये समझाया जाता है कि एक छोटे बच्चे का परिवार, आसपास का माहौल, प्राथमिक शिक्षा और वो लोग जिनसे वो मिलता है, कैसे उसके अंदर एक अलग ही दुनिया रच देते हैं। बचपन की शुरुआत आमतौर पर एक निर्दोषता से भरी होती है, जहां बच्चा हर चीज को अपनी नई नज़र से देखकर हैरान होता रहता है। वो पेड़ पर बैठे पंखी को देखकर भी उतना ही उत्साहित होता है जितना किसी नई चीज को पकड़ने पर। अपने आसपास का परिवार उसके लिए सबसे पहला स्कूल होता है, जहां वो प्यार, सहानुभूति, बांट बांट कर जीना, भाषा, तहजीब और अनेक अनजानी चीजों के बारे में सीखता है। कभी कभी ये परिवार उसे मजबूत बनाता है, कभी कभी उसकी कमजोरियां भी इसी में पैदा होती हैं, पर इन सभी अनुभवों का एक साझा रंग है। ये बच्चे की अंदर की पहचान को धीरे धीरे सजे हुए मूर्त की तरह घड़ते रहते हैं। इस अध्याय में बचपन के वातावरण की महत्ता पर जोर दिया गया है। एक घर जहां प्यार और समझ होती है, वहां बच्चा बिना डरे, बिना शर्माए अपने सवाल पूछ सकता है, गलती कर सकता है, गिर सकता है और फिर उठकर दोबारा कोशिश कर सकता है। यही छोटी छोटी आज़ादियां उसे बड़े सपने देखना सिखाती हैं। पर इसके विपरीत, अगर बचपन का वातावरण कठोर, डर से भरा या अवसर विहीन हो, तो बच्चे का स्वभाव या तो अत्यधिक डरपोक बन सकता है या फिर वो अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करने लगता है। इसलिए एक सकारात्मक, प्रोत्साहित और सुरक्षित वातावरण को सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत माना गया है। अध्याय के मध्य में बताया गया है कि बचपन के दौरान हुई प्रथम प्रेरणा भी जीवन की दिशा तय करती है। कभी एक स्कूल के टीचर की एक छोटी सी तारीफ से बच्चा अपने अंदर छुपी कला को पहचान लेता है। कभी किसी ग्रंथ को पढ़कर उसके अंदर उत्सुकता का एक बीज उगने लगता है। बहुत से महान व्यक्तियों ने बताया है कि उनके जीवन का रास्ता उनके बचपन की किसी एक घटना ने बदल दिया। कभी एक साधन की कमी ने उन्हें जुगाड़ सिखा दिया, कभी किसी कठिन परिस्थिति ने हिम्मत। ऐसी ही प्रेरणाएं इस अध्याय का केंद्र बिंदु हैं, जो दिखाती हैं कि एक छोटा सा अनुभव आगे चलकर बड़े सपनों की नींव बन सकता है। इस अध्याय में पारिवारिक संस्कारों का भी गहरा वर्णन है। एक बच्चा अपने माँ बाप को देखकर ही सबसे पहले जीवन का अर्थ समझना शुरू करता है। माँ की ममता, पिता का जोश, दादा दादी की कहानियां और घर की छोटी बड़ी घटनाएं उसे अनेक तरीकों से प्रभावित करती हैं। कभी दादी की कहानियों से बच्चा अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, कभी पिता की परिश्रम भरी जिंदगी से उसे मेहनत का महत्व समझ में आता है। माँ का साथ अक्सर उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना जगाता है, जो उसे दुनिया का सामना करने की ताकत देता है। इस प्रकार घर एक ऐसी पाठशाला बन जाता है जहां बिना किताबों के ही जीवन के सबसे बड़े सबक मिलते हैं। अध्याय ये भी बताता है कि बचपन का समय बहुत लचीला होता है। इस दौरान बच्चे की सोच और भावनाएं बहुत तेजी से बदलती और समय के साथ ढलती रहती हैं। यही वो मौका होता है जब छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ी सीख दे देती हैं। जैसे अगर एक बच्चा किसी दोस्तों के बीच झगड़ा होता देखकर उसे सुलझा दे, तो वो शायद आगे चलकर एक संवेदनशील या नेतृत्व गुणों वाला व्यक्ति बन सकता है। अगर एक दूसरे बच्चे को गिरते देखकर वो उसे हाथ बढ़ाए, तो हो सकता है उसके अंदर दयालुपन की गुंजाइश पहले से ही ज्यादा हो। बचपन में की गई हर क्रिया, हर अनुभव एक ऐसी छाप छोड़ता है जो सालों बाद भी याद रहता है और कई बार फैसलों का आधार बन जाता है। अध्याय में दोस्तों और सामाजिक साथियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। स्कूल या गली मोहल्ले के ये दोस्त बच्चे को टीम वर्क, दोस्ती, विश्वास और कभी कभी मुकाबला करना भी सिखाते हैं। किसी साथी के साथ खेला गया एक आम खेल भी कभी कभी जीत हार के वर्त समझा देता है। ये सब अनुभव हमें ये बताते हैं कि सामाजिक संबंध बचपन से ही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। कभी एक दोस्त की मदद से हम मुश्किल घड़ी से निकल जाते हैं, कभी एक दोस्त के रूठने से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। इस प्रकार ये साथ साथ चलने वाला अनुभव एक मजबूत आत्मविश्वास और समाज की समझ पैदा करता है। इस अध्याय में प्राथमिक शिक्षा का रूप भी बहुत सहज तरीके से व्याख्या किया गया है। प्राथमिक अध्यापक अपनी मीठी या कठोर शिक्षा के माध्यम से बच्चे के पथ पर गहरा असर डालते हैं। कभी किसी अध्यापक की एक हिमायती नज़र बच्चे को महसूस कराती है कि वो किसी का है, और कभी किसी कठोर शब्द से बच्चा अपने अंदर सिमट जाता है। पर यह अध्याय बिल्कुल स्पष्ट करता है कि शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य बच्चे के अंदर उत्सुकता और सकारात्मकता जगाना होना चाहिए। अगर एक शिक्षक बच्चे की आंखों में चमक देख लेता है, तो वो उस चमक को बढ़ाने के लिए एक सहायक रूप ले सकता है, और यही छोटा सा प्रोत्साहन जिंदगी भर साथ चल सकता है। अध्याय में बताया गया है कि बचपन की कठिनाइयां भी कभी कभी सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं।
किसी परिवार की आर्थिक परेशानी, किसी व्यक्ति का बीमार पड़ना या किसी छोटे से बच्चे का अपनी बोझ से बड़ी जिम्मेदारी उठाना, ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर एक अलग ही संवेदना और समझ पैदा कर देती हैं। कभी कभी इन्हीं कठिनाइयों से बच्चा समय से पहले ही जिंदगी को गहराई से देखना शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर एक अलग ही पक्कापन आ जाता है। ये पक्कापन आगे चलकर उसके फैसलों को ज़्यादा मजबूत, सोचा समझा और दयालु बना देता है। कितने ही बड़े लोगों की कहानियां इस बात का सबूत है कि मुश्किल बचपन कभी कभी किसी व्यक्ति को दुनिया की सबसे मजबूत सोच देता है। अध्याय का अंतिम भाग ये दर्शाता है कि चाइल्डहुड एंड अर्ली इन्फ्लुएंसेस हमें न सिर्फ तैयार करते हैं, बल्कि हमें जीवन भर चलने वाले गुण देते हैं। हमारे मन की सबसे पहली छवियां, सबसे पहले सपने, सबसे पहले डर और सबसे पहले हौसले सब इसी दौर में पैदा होते हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारा नैतिक दृष्टिकोण, हमारी ऊंची उड़ान या हमारी संकोच, ये सब कहीं ना कहीं बचपन के रूप में की गई शुरुआती अनुभवों के बीज होते हैं। जब व्यक्ति बड़े होते हैं तो उनकी चाल ढाल, उनका स्वभाव, उनकी बातचीत का अंदाज और उनके जीवन की दिशा अक्सर वापस उन्हीं बचपन की यादों की ओर जाके टिक जाती है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन की बुनियाद इन्हीं छोटी छोटी कथनियों, मुस्कुराहटों और सीखों से तैयार होती है। आखिर में ये सारे गहरा संदेश देकर समाप्त होता है कि बचपन के ये प्रारंभिक प्रभाव हमें या तो अपने लक्ष्य तक ले जाने का हौसला देते हैं या फिर हमें उन जज्बातों को समझने की ताकत देते हैं जिन्हें हम बड़े होते होते लगभग भूल ही जाते हैं। बचपन हमें नई दुनिया की खुशी देता है और शुरुआती प्रेरणाएं हमें बताती हैं कि दुनिया कितनी ही बड़ी या कठिन क्यों ना हो, एक छोटे से बच्चे के सपनों में उसे जीतने की ताकत होती है। इसलिए ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपने बचपन को समझ लें तो हम आज के व्यक्ति को भी समझ सकते हैं। चाइल्डहुड एंड अर्ली इन्फ्लुएंसेस बस एक अध्याय नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हर व्यक्ति अपना शुरुआती रूप देख सकता है और समझ सकता है कि वो आज जो है वो कैसे बना। इस अध्याय का सार एक ऐसी मुलाकात से शुरू होता है जिसका प्रभाव न केवल दो युवा दिमागों पर पड़ा, बल्कि आने वाले दशकों में पूरी तकनीकी दुनिया को नए दिशा निर्देश दिया। एक तरफ एक ऐसा युवा था जो कल्पना, हौसले और हिम्मत से भरा हुआ था। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स था जिसके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स किसी खेल से कम न लगते थे। दोनों की ये मुलाकात जैसे दो अलग अलग नदियों का मिलना था, जिसमें मिलकर एक तेज धारा का जन्म हुआ। जब ये दोनों पहली बार मिले तो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये दोस्ती उन्हें जिंदगी के कुछ सबसे हटके प्रयोगों की ओर ले जाएगी। एक तरफ तीखी सोच और बिजनेस की पकड़ थी, और दूसरी तरफ गहरी तकनीकी समझ और निर्मिती का कमाल। दोनों जब एक साथ बैठकर बात करते थे तो लगता था जैसे किसी मशीन के दो हिस्सों ने सही जगह फिट होकर काम करना शुरू कर दिया हो। दोस्ताना कभी कभी एक पल में भी बन जाता है, और यही इन दोनों के साथ हुआ। उनका ह्यूमर मिलता था, उनका सोचने का तर्ज भी मिलता था, पर सबसे खास बात थी उनका दुनिया को थोड़ा अलग नज़र से देखना। जब एक कुछ सोचता था, दूसरों से और तेज़ बनाता था। ये दोनों घंटों तक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट्स, टोन्स, गैजेट्स और दुनिया के अजीबोगरीब तकनीकी चीज़ों पर बात कर सकते थे। उनकी ये चर्चा कभी कभी किसी बच्चे की तरह शरारत भरी होती, और कभी कभी उतनी ही गहरी, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने प्रयोगों पर विचार कर रहा हो। धीरे धीरे उनके बीच वो साझी भावना बनती गई कि मशीन को सिर्फ मशीन ना माना जाए, बल्कि उसके पीछे छुपे संभावनाओं को भी समझा जाए। इसी भावना ने आगे चलकर उन्हें एक ऐसे प्रयोग तक पहुंचाया जिसे कहानियों में ब्लू बॉक्स के रूप में याद किया जाता है। ब्लू बॉक्स की कहानी उन दोनों की शैतानी, उत्सुकता और तकनीक से प्रेम की एक मिसाल थी। उनके अंदर यह इच्छा पैदा हुई कि अगर टेक्नोलॉजी के दायरे को थोड़ा सा धक्का दिया जाए, थोड़ा सा बदला जाए, तो क्या होगा। उन्हें एक ऐसी डिवाइस बनाने का आइडिया आया जो टेलीकॉम सिस्टम्स के सिग्नल टोन्स को इस्तेमाल करके दूरभाष से संबंधित कुछ निर्देशों को मैनिपुलेट कर सके। आज के समय में यह सब कुछ बहुत आसान लग सकता है, पर उस समय एक बहुत ही प्रत्यक्ष, बहुत ही हटके और काफ़ी डेयरिंग प्रयोग था। इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर साथी ने सर्किट्स को बना बना कर देखा, ट्यूनिंग की, दोबारा बदला और तीसरी बार फिर कुछ और नया जोड़ा, जबकि दूसरा साथी इसके इस्तेमाल और डिज़ाइन को लेकर अपने ख्याल देता रहा। कई बार उन्हें लगता था कि ये काम यहाँ रुक जाएगा, कई बार लगता कि आइडिया शायद कभी काम ना करे, लेकिन हर बार उनका उत्साह उन्हें फिर से टेबल पर ला देता। रात के अंधेरे में जगकर सर्किट्स को जोड़ना, सोल्डर का धुआं, टेस्टर की लाइट और बीच बीच में उनका हंसी मजाक, ये सब उनके लिए किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं था। जब ब्लू बॉक्स ने पहली बार ठीक तरह से काम किया तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ में केवल एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक संभावना है। ये वो पल था जब उनकी दोस्ती का सृजनात्मक रूप सबसे ज़्यादा चमका। उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने इतनी मुश्किल चीज़ बनाई है तो क्यों न इसे दुनिया में पेश किया जाए। यहीं से उनके पहले एंटरप्रेन्योरियल प्रयोग की शुरुआत हुई। उस समय उनके पास ना कोई बड़ा कामकाज का अनुभव था, ना मार्केटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, ना ही कोई सदियों से चलती हुई व्यावसायिक सोच, पर उनके पास कुछ और था, एक नादीदा सोच और नया कर दिखाने का जुनून। उन्होंने कुछ ब्लू बॉक्स यूनिट्स बनाए और उन्हें बेचने का तरीका सोचा। शुरू शुरू में ये सब एक छोटे पारिवारिक प्रोजेक्ट की तरह था, जैसे कोई दोस्त मिलकर अपने घर के गैराज में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। मगर धीरे धीरे ये उनके लिए एक छोटी बिजनेस स्कूल बन गई, एक ऐसी पाठशाला जहां उन्होंने सीखा कि किस तरह एक प्रोडक्ट को सोचा जाता है,
बनाया जाता है, उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है और कभी-कभी किसी आइडिया को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। ब्लू बॉक्स के माध्यम से उन्होंने जो सीखा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने समझा कि कैसे एक प्रोडक्ट को लोगों के सामने पेश करने के लिए आत्मविश्वास और सही कहानी की ज़रूरत होती है। उन्होंने ये भी देखा कि लोगों को कुछ नया दिखाकर उनका उत्साह कैसे जागता है। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें यह भी समझाया कि व्यवसाय कभी सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं होता, बल्कि एक दृष्टिकोण होता है। कुछ अलग सोचने की हिम्मत, समाज को नई दिशा देने का मौका। उन्होंने देखा कि जब दोनों अपने अपने गुणों को जोड़ते हैं तो उनका असर कितना दूर तक पहुंच सकता है। एक आइडिया जो एक कमरे में बैठकर शुरू हुआ था, एक छोटे से परीक्षण से गुजरकर एक ऐसा प्रयोग बन गया जिससे दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी जोड़ी कुछ खास कर सकती है। इस दौर में उनके व्यक्तित्व के अंतर भी सामने आए। एक साथी अपने सर्किट्स में गुम हो जाता था, हर लाइन, हर टोन, हर सिग्नल को समझने की कोशिश करता था। दूसरा साथी ना सिर्फ डिज़ाइन के बारे में सोचता था, बल्कि ये भी देख रहा था कि लोगों को ये डिवाइस कैसे समझाया जाए। उसकी सोच बिजनेस, ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन की तरफ थी। इस तरह उनके बीच एक प्राकृतिक संतुलन बन गया, एक क्रिएटर, एक विजन क्राफ्टर। दोनों एक ही लक्ष्य पर चलते थे, पर दोनों का चलने का तरीका अलग था। यही अंतर उनके काम को इंटरेस्टिंग बनाता था। कभी कभी दोनों के बीच तर्क भी होता था, कभी एक दूसरे को चैलेंज करते थे, पर हर डिस्कशन के बाद उनका प्रोजेक्ट और मजबूत और विचार और साफ हो जाते थे। इस दोस्ती के सबसे सुंदर पहलू ये था कि दोनों एक दूसरे की ताकत को समझते और कमजोरी को पूरा करते थे। ब्लू बॉक्स के समय उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का एक गहरा अनुभव पाया। उन्होंने समझा कि व्यवसाय न केवल बनाने और बेचने का काम होता है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। कभी कभी उनके सामने ऐसे पल आए जब उन्हें लगा कि उनकी डिवाइस उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। उन्होंने महसूस किया कि हर इन्वेंशन के साथ एक एथिकल बाउंड्री होती है, जिसे समझना ज़रूरी है। उस समय उनकी उम्र कम थी, पर उन्होंने यह सीखा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। ये एक बड़े सबक की शुरुआत थी, जो आगे चलकर उनके भविष्य के फैसलों को प्रभावित करता रहा। जब उनका ब्लू बॉक्स का सफ़र धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी दोस्ती सिर्फ एक प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक लंबे सफ़र की शुरुआत है। उन्हें पता चल चुका था कि जब दोनों एक साथ कोई भी आइडिया लेकर बैठते हैं, तो वो आइडिया आम नहीं रहता। उनकी क्रिएटिविटी और तकनीकी समझ जब मिलती है, तो कुछ नया ही उत्पन्न होता है। ये वही पल था जहाँ से उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर एक छोटी सी डिवाइस इतना प्रभाव डाल सकती है, तो कल को उससे भी बड़ा कुछ बनाने की कोशिश क्यों न की जाए। ये सोच आगे चलकर एक बड़े सपने में तब्दील हुई, जिसे दुनिया ने एक नए युग में एंटर हुई। ब्लू बॉक्स के दौरान उन्होंने सीखा कि इनोवेशन सिर्फ किसी कहते हुए क्या हो सकता है इससे शुरू होता है। उन्होंने समझा कि जब दिमाग में एक झलक आती है और दिल कहने लगता है कि इसे करके देखो, तभी सही मतलब का सफ़र शुरू होता है। दुनिया के लोग उस समय उन्हें आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से छोटे इन्वेंटर समझ सकते थे, पर उनकी सोच उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उन्हें पहली बार ये पता चला कि टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में एक ऐसी लाठी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने महसूस किया कि जब दो लोग एक सामान्य सपने को साथ लेकर चल पड़ें, तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। इस अध्याय का अंत ये समझाता है कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक दोस्ती का आरंभ नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रिएटिव शक्ति का जन्म था जिसे बाद में दुनिया ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग के रूप में देखा। ब्लू बॉक्स ने उन्हें न केवल तकनीक की गहराई सिखाई, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि उनका जोड़ अटपटा नहीं, बल्कि दुर्दांत है। उन्होंने सीखा कि अगर कल को कोई बड़ा सपना देखना है, तो उन्हें अपने अंदर की हिम्मत को पकड़ना होगा और एक दूसरे की ताकत को समझना होगा। उनका ये प्रथम प्रयोग एक ऐसी सीढ़ी थी जिससे चढ़ते चढ़ते उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर एक ऐसी कंपनी, ऐसा युग और ऐसा साम्राज्य तैयार किया जिसका प्रभाव पूरी दुनिया ने महसूस किया। एप्पल की कहानी की शुरुआत एक छोटे से कमरे, कुछ सपनों, थोड़ी सी हिम्मत और दो बिल्कुल अलग अलग पर एक जैसे जुनून वाले दिमागों से होती है। जब दो दोस्त, एक अपनी सूझबूझ और तकनीकी प्रतिभा के लिए मशहूर और दूसरा अपने जज्बे, विजन और हिम्मत के लिए जाना जाता था, मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो उनके हिसाब से आम लोगों के हाथों में तकनीक की असली ताकत पहुंचा सके, तब कहानी का पहला पत्रा लिखा जाता है। यहाँ से आम मकान के गैराज में पैदा हुआ एक छोटा सपना धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनने का सफ़र शुरू करता है। एप्पल का जन्म सिर्फ एक कंपनी का जन्म नहीं था, बल्कि एक नए तकनीकी युग की शुरुआत थी, जहां कंप्यूटर सिर्फ बड़े संस्थानों या सरकारी दफ्तर की चीज़ ना होकर एक ऐसे साथी बनने वाले थे जो हर घर में अपनी जगह बना सकते थे। एप्पल आई का निर्माण इस कहानी का प्रथम पर असाधारण कदम था। तकनीक से प्रेम और सृजनात्मकता से भरे एक इंजीनियर ने जब अपने हाथों से एक ऐसी सर्किट बोर्ड तैयार की जो पहली नज़र में साधारण लगती थी पर अंदर से कमाल की थी, तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके लोगों को सोचने, सीखने और क्रिएट करने की एक नई आज़ादी मिलनी चाहिए। वो बोर्ड एक पूरा कंप्यूटर नहीं था, बल्कि एक ऐसी बुनियाद थी जिसे सही सोच और सही व्यक्ति लोगों तक पहुंचा सकता था। यही जगह थी जहां दूसरा साथी अपने विजन के साथ आगे आया। उसने इस मशीन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं देखे, बल्कि अपने आने वाले समय का रोड मैप देख लिया। उसके लिए एप्पल आई एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि एक रेवोल्यूशन का पहला कदम था।
इस मशीन को बेचने, दिखाने, समझाने और लोगों में उत्साह जगाने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। और यहीं से एप्पल एक प्रयोग से ऊपर उठकर एक कंपनी बनने लगा। शुरुआती दिनों में एप्पल आई एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उन दोनों की भावनाओं का संगम था। इसे बनाने में ना केवल मेहनत लगी बल्कि एक जज्बा लगा जो आम सोच से ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने सोचा कि अगर हर व्यक्ति के पास एक मशीन हो जो उसे कैलकुलेशन, कोडिंग और क्रिएटिविटी का अधिकार दे तो दुनिया बदल सकती है। उन्होंने ये भी समझा कि कंप्यूटर को सुंदर, सरल और इस्तेमाल में आसान होना चाहिए। उन्हें मालूम था कि अगर टेक्नोलॉजी लोगों को डरा देगी तो कभी पॉपुलर नहीं होगी, पर अगर वो हमें एम्पावर करे तो हम उससे जुड़ने लगेंगे। एप्पल आई ने कुछ ही समय में उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया जो कंप्यूटर्स के भविष्य को लेकर उत्सुक थे। धीरे धीरे ऑर्डर्स मिलने लगे और इस गैराज कंपनी को पहली बार एहसास हुआ कि उनका सपना वास्तविक रूप ले रहा है। मगर असलियत तब बदली जब एप्पल 2 का सपना पैदा हुआ। एप्पल 2 उन दोनों की शुरुआती मेहनत का वो रूप था जहां टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और यूजेबिलिटी तीनों एक साथ जुड़ गए। एप्पल आई जहां एक बोर्ड था जिसे लोगों को खुद असेंबल करना पड़ता था, एप्पल 2 एक पूरा तैयार और सुंदर डिज़ाइन वाला कंप्यूटर था जो डब्बे से निकलते ही काम करने लायक होता था। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था। एप्पल 2 ने दुनिया को बताया कि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल, फंक्शनल और आम आदमी की चीज़ बन सकता है। इसकी रंगीन डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और आसान इंटरफेस ने तकनीक को नए रूप में पेश किया। ये वो पल था जब एप्पल एक नीश आइडिया से ऊपर उठकर मेन स्ट्रीम बाजार में एक प्रतिष्ठित नाम बनने लगा। कंपनी की वृद्धि एप्पल 2 के बाद एकदम से तेज होने लगी। इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, मार्केट ने इस प्रोडक्ट को हाथों हाथ ले लिया और वो छोटा सा गैराज धीरे धीरे एक प्रोफेशनल कार्यस्थल में बदलने लगा। पर रिसोर्सेज बढ़ने के साथ ही चैलेंजेस भी बढ़ने लगे। नए लोग, नए प्रयोग, नए लक्ष्य और नए फैसले कंपनी का हिस्सा बनते गए। इस बदलाव के दौरान कंपनी का कल्चर और उसकी आइडेंटिटी संभालना बहुत ज़रूरी हो गया। यही जगह थी जहां एप्पल के को फाउंडर की लीडरशिप स्टाइल चमकने लगी। उनकी स्टाइल आम कॉर्पोरेट तरीके से अलग थी। वो परफेक्शनिस्ट थे, एक ड्रीमर थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें यकीन था कि अगर कोई चीज़ दुनिया बदल सकती है तो वो एक आर्टिस्ट की तरह बनाई गई मशीन ही बनाएगी। उनके लिए प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था बल्कि एक कला का रूप था जो लोगों के इमोशन से भी जुड़ता था। उनकी लीडरशिप इंटेंस, कड़ी और कई बार कठिन भी लगती थी। वो अपनी टीम से उतनी ही उम्मीद रखते थे जितनी वो खुद से। वो चाहते थे कि हर इंजीनियर, हर डिज़ाइनर, हर कंट्रीब्यूटर अपनी सीमा से ऊपर सोचकर काम करे। वो किसी चीज़ को ठीक ठाक होने पर कभी संतुष्ट नहीं होते थे। उनका मानना था कि तकनीक तभी सफल होती है जब वो आदमी के दिल को छू ले। इसीलिए वो बार बार प्रोडक्ट को टेस्ट करते, टीम से सवाल करते, उन्हें चैलेंज करते और कई बार उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देते। लोग कहते थे कि कभी कभी उनका अंदाज कठोर हो जाता था, पर उनकी कठोरता के पीछे एक बड़ा कारण था। वो चाहते थे कि उनकी कंपनी का हर प्रोडक्ट पूरी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को बदल दे। कंपनी जैसे जैसे बढ़ रही थी, उनकी अप्रोच और विजन उसके अंदर एक आग की तरह फैल रहे थे। उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सबसे ऊपर रखा जाता था। उनका मानना था कि अगर कंपनी को सफल बनना है तो उसे हमेशा नए आइडियाज़ पर फोकस करना होगा और उन्हें पूरी शिद्दत से पूरा करना होगा। ये उन्होंने टीम को बार बार समझाया कि बेहतर होना हमेशा एक ऑप्शन है, पर सबसे बेहतर होना एक जिम्मेदारी है। टाइमलाइन, बजट और रिसोर्सेज आते जाते रहते, पर अगर प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होगा तो मार्केट उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये दृष्टिकोण एप्पल के प्रोडक्ट्स में दिखने लगा। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि कंप्यूटर कभी भी सिर्फ मशीन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा टूल होना चाहिए जो इंसान की क्रिएटिविटी को जिंदा करे। कंपनी की ग्रोथ के साथ उनके लीडरशिप डिसीजंस भी बोल्ड होने लगे। कई बार उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स चुने जो रिस्क से भरे थे। कुछ लोगों को लगा कि वह कंपनी को मुश्किल में डाल रहे हैं, पर उनकी इंट्यूशन उन पर हमेशा भारी पड़ती थी। उनका विजन इतना साफ था कि वह फ्यूचर को प्रेजेंट से जोड़कर देखता था। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कंपनी को कुछ अलग करना है तो उसे लोगों की ज़ाहिरी ज़रूरत से आगे सोचना होगा। वही सोच एप्पल को दूसरी कंपनी से अलग करती थी। उनके साथ काम करने वाले कई लोग कहते थे कि उनके आइडियाज़ कभी कभी असंभव लगते थे, पर जब वो बन जाते तो लगता था कि कुछ भी असंभव नहीं था। एप्पल के प्रारंभिक वर्ष उन दोनों की दोस्ती और उनकी कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ का एक नया रूप था। एक इंजीनियर का काम था तकनीक को मजबूत बनाना और दूसरे का काम था दुनिया को उस तकनीक का सच्चा रूप दिखाना। दोनों की ये जोड़ी एक अन्यास परिपक्वता लाई। कंपनी बढ़ती गई, पर उनके बीच का संवेदनशील समय और उनके विचारों का टकराव भी बढ़ता गया। पर चाहे उनके बीच कभी टेंशन होती हो, एप्पल का सफ़र उनके सृजनात्मक केमिस्ट्री का सबूत था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां कंप्यूटर्स की सोच और उसका इस्तेमाल बदल गया। एप्पल का आरंभ हमें यह सीख देता है कि एक गैराज, एक सर्किट बोर्ड और एक विजन
कहीं भी किसी को दुनिया बदलने का मौका दे सकता है। जब तकनीक से प्रेम और कल्पना से भरी दृष्टि मिलकर काम करती हैं, तब बड़े से बड़ा सपना सच बन सकता है। एप्पल आई और एप्पल 2 ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं दिया, बल्कि एक सोच दी कि तकनीक का प्रयोग इंसान को बेहतर बना सकता है। और उनके को-फाउंडर की लीडरशिप ने ये सिखाया कि अगर आप मेहनत करने, रिस्की फैसले लेने और परफेक्शन पर जिद करने की हिम्मत रखते हैं, तो कोई भी छोटी कंपनी दुनिया की दिशा बदल सकती है। इस प्रकार एप्पल का जन्म एक कहानी है विजन, इनोवेशन, दोस्ती और डेयरिंग डिसीजंस की। ये एक याद दिलाता है कि जब एक इंसान अपने सपने पर पूरा विश्वास करता है और दूसरा उसके साथ पूरी तकनीकी समझ से खड़ा हो, तब नए युग का जन्म होता है। यह अध्याय बताता है कि तकनीक कभी सिर्फ मेटल, वायर्स और चिप्स का संग्रह नहीं होती। ये एक मानसिकता होती है, ये कला होती है और सबसे बढ़कर एक विचार होता है जो सही हाथों में आकर दुनिया को नए रूप में ढाल सकता है। मैकिन्टॉश का युग एप्पल की कहानी का सबसे जज्बाती, सबसे कठिन और सबसे परिवर्तनशील दौर था। इस दौर में तकनीक, कला, व्यक्तित्व, असहमतियां, सपने और संघर्ष सब एक ही पत्थर की तरह तपकर निकले। मैकिन्टॉश एक मशीन भर नहीं था, वो एक सपना था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर्स या साइंटिस्ट के लिए ही ना हो, बल्कि आम आदमी के दिमाग और हाथों तक पहुंच सके। इसकी शुरुआत एक छोटे टीम के उस उत्साह से हुई जो मानते थे कि कंप्यूटर को बंद दरवाजों से निकलकर हर घर की मेजा पर जगह मिलनी चाहिए। उनके अंदर एक आग थी, एक भरोसा था कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो एक ऐसी डिवाइस तैयार की जा सकती है जो लोगों को तकनीक से डराए नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर करे। मैकिन्टॉश का विकास असल में एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक यात्रा थी। ये यात्रा उन लोगों की थी जिनके अंदर क्रिएटिव जुनून था, जिनके लिए कंप्यूटर को फंक्शनल के साथ साथ ब्यूटीफुल बनाना भी उतना ही जरूरी था। उनकी रातें सोल्डरिंग आयरन की गर्मी, स्क्रीन्स के ग्लो और व्हाइट बोर्ड्स पर लिखे हजारों आइडियाज से भरी हुई रहती थीं। इस प्रोजेक्ट की प्रमुख सृजनहार के दिमाग में एक ही सोच घूम रही थी, कंप्यूटर को आदमी के दिल के अंदर उतारना है। उनका मानना था कि कंप्यूटर का इंटरफेस इतना इंट्यूटिव होना चाहिए कि किसी को इंस्ट्रक्शंस या मैनुअल्स की ज़रूरत ही ना पड़े। हर बटन, हर साउंड, हर फॉन्ट और हर एनिमेशन एक तरह से कल्पना का प्रदर्शन होना चाहिए। एप्पल के अंदर मैकिन्टॉश टीम एक अलग संसार की तरह थी, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, इडियोसिंक्रेटिक और कई बार थोड़ी सी एनार्किक। उनकी टीम लीडर जैसे एक फिल्म डायरेक्टर की तरह हर डिटेल पर नजर रखते थे। उनकी परफेक्शनिज्म उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता था, लेकिन कई बार इसी परफेक्शनिज्म से उनकी टीम को बहुत दर्द भी होता था। उनका एक अंदाज था, अगर उन्हें लगता कि कोई चीज़ ठीक नहीं बनी तो वो उसे एक ही पल में खारिज कर देते। कभी कभी टीम को लगता था कि वो उनसे असंभव की उम्मीद कर रहे हैं, पर जब वो फाइनल प्रोडक्ट देखते तो उन्हें महसूस होता कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम उनकी ही टीम ने किया है। उन्होंने मैकिन्टॉश को एक कला की तरह देखा, एक ऐसे टूल की तरह जिससे लोग अपने आइडियाज़ को जिंदा कर सकें। इसलिए उन्होंने हर मोड़ पर डिज़ाइन को भी उतनी ही अहमियत दी जितनी इंजीनियरिंग को। इस दौर में एप्पल के अंदर एक अजीब सा माहौल था। एक तरफ मैकिन्टॉश जैसे बोल्ड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, दूसरी तरफ कंपनी की बिजनेस साइड अपनी ही टेंशनों और चुनौतियों से गुजर रही थी। जैसे जैसे मैकिन्टॉश और उसके लीडर की छवि कंपनी के अंदर बढ़ती गई, वैसे वैसे कंपनी की अन्य टीम्स के साथ तनाव भी बढ़ने लगा। कई लोगों को लगता था कि मैकिन्टॉश पर ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है और ज़्यादा पावर एक ही व्यक्ति के पास जा रही है। कुछ को उनकी स्टाइल इंस्पायरिंग लगती थी, पर कुछ को वो डिक्टेटोरियल। उन्होंने टीम को बाउंड्रीज से बाहर थिंक करना सिखाया, पर उसके साथ ही बाउंड्री से बाहर बिहेव करना भी उनका हिस्सा बन गया। इस इंटेंसिटी ने एप्पल के अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म जैसा माहौल पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मैकिन्टॉश अपने अंतिम रूप की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच की रस्सी तनने लगी। एप्पल के नए सीईओ जॉन स्कली की एंट्री ने एप्पल के अंदर एक प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट और स्टेडी कल्चर लाने की कोशिश की। स्कली मार्केटिंग और बिजनेस की दुनिया से आए थे और उनका मानना था कि कंपनी को स्केल करने के लिए प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन जरूरी है। शुरुआती दिनों में उनका और मैकिन्टॉश टीम के लीडर का रिश्ता खास था। दोनों एक दूसरे को सराहते थे। उनके बीच एक समय पर इतना भरोसा था कि दोनों एक दूसरे को नए दौर की शुरुआत के दो स्तंभ कहते थे। पर बिजनेस, ड्रीम्स और रियलिटी का टकराव कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते को भी डगमगा देता है। मैकिन्टॉश के लॉन्च की तरफ बढ़ते हुए उनके बीच एक अदृश्य दरार पड़ने लगी। एक तरफ प्रोडक्ट के सृजनहार का मानना था कि मैकिन्टॉश को बोल्ड, इनोवेटिव और अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। दूसरी तरफ स्कली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मैकिन्टॉश के लिए वही एग्रेसिव अप्रोच कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क में डाल सकती है। मार्केटिंग कॉस्ट, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट पोजीशनिंग जैसे मुद्दों पर उनका और उनके सृजनहार का टकराव गहना होने लगा। एक कहते थे कि मैकिन्टॉश को प्रीमियम रखना चाहिए, दूसरे कहते थे कि मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उसका प्राइस समझदारी से सेट होना चाहिए।
एक के लिए आर्ट सबसे ऊपर थी, दूसरे के लिए सर्वाइवल। इन दोनों के बीच का तनाव कभी कभी एप्पल के कॉरिडोर्स में हवा की तरह महसूस होता था। बोर्ड मेंबर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग टीम, हर कोई इस हिचकिचाहट और टकराव को समझ रहा था। मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट का लीडर कंपनी के अंदर एक आइकॉनिक फिगर बन चुका था, लेकिन उनकी इंटेंसिटी ने कई लोगों को उनसे दूर भी कर दिया था। उनका मानना था कि अगर प्रोडक्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होगा तो कंपनी का फ्यूचर बेकार होगा। दूसरी तरफ स्कली को लगता था कि एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनी को स्टेबल और सस्टेनेबल रहना जरूरी है। दोनों अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सही थे, पर उनके तरीके अलग थे। एक इमोशनल और इंस्टिंक्ट ड्रिवन डिसीजन मेकर था, दूसरा कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक थिंकर। मैकिन्टॉश का लॉन्च टेक हिस्ट्री में एक माइलस्टोन था। स्टेज, लाइट्स, मार्केटिंग और वो लेजेंडरी एड, ये सब मिलकर मैकिन्टॉश को एक कल्चरल फिनोमिनन बना रहे थे। जब मैकिन्टॉश को दुनिया के सामने पेश किया गया तो लोग हैरान रह गए। कंप्यूटर पहली बार एक मशीन से ज्यादा एक कैरेक्टर, एक दोस्त, एक क्रिएटिव पार्टनर जैसा लग रहा था। कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स, इंटरफेस, फॉन्ट, साउंड, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कंप्यूटर ह्यूमन वर्ल्ड का हिस्सा बन गया हो। जब लोगों ने मैकिन्टॉश को देखा तो उन्हें लगने लगा कि फ्यूचर उनके हाथों के बिल्कुल पास आ गया है। लॉन्च एक ट्रायम्फ था, पर इसके पीछे छुपा इमोशनल रोलर कोस्टर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। लॉन्च के बाद भी मैकिन्टॉश के बीच के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम नहीं हुए। सेल्स के नंबर एक्सपेक्टेड से धीरे बढ़ रहे थे। कंपनी के अंदर से क्रिटिसिज्म बढ़ रहा था कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है और उसका टारगेट ऑडियंस बहुत नैरो। स्कली एक बिजनेस माइंडेड लीडर के रूप में ये देख रहे थे कि अगर कंपनी ने अपनी ग्रोथ को स्टेबल रखना है तो उन्हें कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मैकिन्टॉश के सृजनहार को लग रहा था कि स्कली विजन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इन दोनों की सोच के बीच की दरार अब इतनी बड़ी हो गई कि बोर्ड को इंटरवीन करना पड़ा। एप्पल के अंदर ये रणनीति शुरू होने लगी कि कौन कंपनी को सही डायरेक्शन दे रहा है और कौन कंपनी को रिस्क में डाल रहा है। जोश, ईगो, एम्बिशन और विजन, ये सब मिलकर एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बन गया। एक तरफ एक लीडर था जिसका सपना था कि एप्पल एक ऐसी कंपनी बने जहां डिजाइन और क्रिएटिविटी सुप्रीम हो। दूसरी तरफ स्कली का मानना था कि एप्पल को सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए डिसिप्लिन्ड इकोनॉमिक्स और स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट कल्चर की जरूरत है। जब बोर्ड ने फैसला दिया कि कंपनी को कौन लीड करेगा तो किस्मत ने एक पहली नज़र में अजीब पर बाद में आइकॉनिक लगने वाला मोड़ लिया। फाउंडर को ही अपनी कंपनी की लीडरशिप से अलग कर दिया गया। ये पल टेक हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक पलों में से एक बन गया। इस नए अध्याय के समाप्त होते होते मैकिन्टॉश का युग एक अजीब मिक्स बन चुका था। इनोवेशन की जीत, इंटरनल पॉलिटिक्स की हार और ओवरली क्रिएटिव दिमाग और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के टकराव का कड़वा अनुभव। मैकिन्टॉश ने दुनिया को बदल दिया था, पर इसने एप्पल के अंदर ऐसी लहर भी छोड़ी जिसने दोस्ती, रिश्ते और लीडरशिप को हिला कर रख दिया। और फिर भी मैकिन्टॉश एरा एक बहुत गहरा सबक देकर गया कि जब आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बदलता, वो पूरी दुनिया की सोच बदल देता है। और कभी कभी इस बदलाव की कीमत व्यक्ति को अपने ही घर से बाहर जाना पड़ती है। एप्पल से निकाले जाने का जो दौर स्टीव जॉब्स की जिंदगी में आया वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सपने, जुनून और दृष्टि की वजह से कंपनी की नींव पड़ी थी, वही एक दिन अपने ही घर के दरवाजों से बाहर खड़ा था। पर यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई साल की बिल्डअप, तनाव, गलतफहमियां, बिजनेस चैलेंजेस और व्यक्तिगत टकराव थे जो धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ते गए जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो गया। 1980s के मध्यकालीन दौर में एप्पल एक ऐसी कंपनी थी जो तेजी से बढ़ रही थी, पर उतनी ही तेजी से अंदर ही अंदर टूट भी रही थी। एक तरफ इनोवेशन का दमदार हवा का झोंका था, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकलिटी की शर्तें। मैकिन्टॉश का लॉन्च इमोशनल और कल्चरल जीत तो था, पर कमर्शियल तौर पर वह उतनी तेजी से सफल नहीं हो पाया जितनी उम्मीद की गई थी। इस बात ने कंपनी के बोर्ड को परेशान कर दिया। सेल्स धीरे बढ़ रही थी, मार्केट कंटिन्यूअसली बदल रहा था और एप्पल के अंदर के लोग एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पर सवाल उठाने लगे थे। इस दौर में सबसे ज्यादा प्रेशर उन व्यक्ति पर था जो मैकिन्टॉश के पीछे का क्रिएटिव स्टॉर्म थे। उनके लिए मैकिन्टॉश सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक मिशन था। वो कहते थे कि अगर किसी चीज में एक्सेलेंस ना हो तो उसका बनाना बेकार है। लेकिन जब एक कंपनी बढ़ती है तो एक्सेलेंस के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी, बजटिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। कंपनी के अंदर बढ़ रही ब्यूरोक्रेसी और स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट कल्चर से उनका टेम्परामेंट क्लैश कर रहा था। उनका नेचर स्पॉन्टेनियस था। वो चाहते थे कि आइडियाज को तुरंत एक्शन में बदला जाए, चाहे रिसोर्सेज कम हो या रिस्क ज्यादा। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लीडरशिप को लगता था कि एप्पल को स्टेबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। जॉन स्कली, जिनको जॉब्स ने खुद कंपनी में लाया था, शुरुआत में वो उनके लिए एक मेंटोर और बिजनेस पार्टनर के रूप में थे। दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होते थे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को एडमायर करते थे। पर जैसे जैसे एप्पल का स्केल बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी सोच और अप्रोच में फर्क उभरकर सामने आने लगा। स्कली का मानना था कि एप्पल को मार्केट के हिसाब से प्रैक्टिकल डिसीजन लेने होंगे।
प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझना होगा, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना होगा। एप्पल का मानना था कि अगर प्रोडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जाए तो मार्केट अपने आप झुक जाता है। उनके लिए आर्टिस्टिक और टेक्निकल एक्सीलेंस सबसे पहले थी और वो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ही नहीं समझते थे। ये दोनों फिलॉसफीज एक ही छत के नीचे सर्वाइव नहीं कर सकती थी। एप्पल के बोर्ड मेंबर्स इस बैटल ग्राउंड के बीच में फंस गए। उन्हें एक तरफ विजनरी लीडर दिखता था जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स बनाता था, और दूसरी तरफ एक बिजनेस लीडर जो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा था। मैकिन्टॉश की स्लो सेल्स ने स्कली की पोजीशन को मजबूत बनाया, जबकि जॉब्स की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पर सवाल उठने लगे थे। उनका टेम्परामेंट टीम के साथ कई बार क्लैश करता था। कभी वो किसी आइडिया को ब्रिलियंट बताकर आगे बढ़ा देते और कभी एक ही पल में उस आइडिया को बेकार बोलकर पलट देते। उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कई लोगों को लगने लगा था कि उनके अंडर काम करना मुश्किल हो रहा है। फिर वो वक्त आया जब कंपनी के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी कि बोर्ड को एक फैसला करना ही पड़ गया। स्कली को लग रहा था कि अगर एप्पल को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना है तो उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस और लीडरशिप पर पूरा कंट्रोल चाहिए। जॉब्स को लग रहा था कि स्कली इनोवेशन को दबा रहे हैं और कंपनी को एवरेज बना रहे हैं। उन्होंने स्कली को चैलेंज करने की कोशिश की, उनकी अथॉरिटी को साइडलाइन करने का प्लान बनाया, पर यह मूव बोर्ड की नज़र में गलत साबित हुआ। स्कली ने बोर्ड को बताया कि अगर जॉब्स को ज़्यादा कंट्रोल दिया गया तो कंपनी अनस्टेबल हो जाएगी। बोर्ड ने स्कली का साथ दिया। ये फैसला एक कॉर्पोरेट मीटिंग में लिया गया, एक ऐसा पल जहां एक विजनरी को बताया गया कि उन्हें अब उन प्रोजेक्टों की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी जिनके लिए वो जीते थे। उन्हें ऑपरेशनल पावर से हटा दिया गया। उनके पास सिर्फ एक सिंबॉलिक पोजीशन बच गई थी जिसमें ना पावर थी ना इन्फ्लुएंस। ये देखकर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी अपनी ही कंपनी की नाव में उनके लिए जगह नहीं बची। उनका ऑफिस अब एक खाली रूम जैसा लगता था जहां उनका नाम तो था पर उनका रोल नहीं। उन्होंने कुछ हफ्तों तक इस चीज को समझने की कोशिश की, पर उनके अंदर की आग उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अंततः उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो पल उनके लिए जीवन का सबसे कठिन पल था। वो एक फाउंडर थे, एक क्रिएटिव फोर्स थे, एक विजनरी थे, और उन्हें उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। जब वो एप्पल कैंपस से अपना लास्ट बॉक्स लेकर बाहर निकले तो दुनिया को ये एक प्रोफेशनल सेटबैक लग सकता था, पर उनके लिए ये एक पर्सनल हार्ट ब्रेक था। जैसे किसी ने उनका बचपन का सपना उनके हाथ से छीन लिया हो। पर इसके बाद भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उनके अंदर कहीं एक नई आज़ादी जाग रही हो। उन्होंने बाद में ये कभी एक्सेप्ट किया कि एप्पल से निकाले जाने के बाद ही उन्हें पता चला कि जिंदगी का रियल डायरेक्शन क्या है, पर उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, शुरुआत से एक नई यात्रा। उन्होंने महसूस किया कि अगर एप्पल नहीं रहा तो भी क्रिएटिविटी और एम्बिशन उनके अंदर अभी भी जिंदा है। उन्हें अभी भी कुछ क्रिएट करना था, कुछ नया बनाना था और दुनिया को एक बार फिर बदलना था। उन्होंने हर पल को एक नए चैलेंज की तरह लिया, एक नए चांस की तरह, एक नए जीवन की तरह। एप्पल से आउस्टर उनके लिए दर्द का पल तो था, पर वही पल उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ बन गया। ये व्यक्ति न टूटने वाला था न रुकने वाला। उनके अंदर अभी भी वही इंटेंसिटी, वही ड्रीम और वही रिबेलियन की आग जल रही थी। उनकी कहानी का ये चैप्टर एक एंड लग सकता था, पर असल में ये एक नई बिगिनिंग की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां से नेक्स्ट, पिक्सार और फिर एक बार एप्पल के महान पुनर्जन्म की कहानी शुरू होने वाली थी। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स की जिंदगी एक अजीब से शांत और फिर भी तूफानी दौर में प्रवेश कर गई। उनके अंदर एक कड़वा सा दर्द था कि उनकी बनाई हुई कंपनी उनके हाथ से फिसल गई, पर साथ ही एक चिंगारी भी थी जो उन्हें कुछ और बड़ा करने के लिए बेचैन कर रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब जब कोई उन्हें रोक नहीं रहा, उनकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा आज़ाद हो गई है। इस नई आज़ादी के साथ उन्होंने नेक्स्ट का विचार जन्मा दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक रिसर्च लैब जैसा बने, जहां तकनीक को एक नई परिभाषा दी जा सके। नेक्स्ट की शुरुआत एक ऐसे समय में हुई जब कंप्यूटर इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी, लेकिन उनके मन में एक ही सपना था कि सही सॉफ्टवेयर और ब्रिलियंट हार्डवेयर के संगम से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो यूनिवर्सिटीज़, साइंटिस्ट्स और क्रिएटिव माइंड्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी टूल हो। उन्हें पता था कि एप्पल से दूर जाने के बाद उनका अगला कदम दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि उनकी विजन सिर्फ एक तुक्के का नतीजा नहीं है। नेक्स्ट को उन्होंने काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और आर्टिस्टिकली रिफाइंड रखा। उनका मानना था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का डिज़ाइन यूज़र के दिमाग के साथ रेजोनेट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने नेक्स्ट मशीन को एक मिनिमलिस्ट, एलिगेंट और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया, पर ब्यूटी के साथ उन्होंने पावर को भी इंक्लूड किया। ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़, डेवलपमेंट टूल्स, सब कुछ अपने समय से आगे था। नेक्स्ट का दौर आसान नहीं था। हार्डवेयर बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी और जिस प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा था वो बहुत छोटा था। पर जॉब्स के लिए ज़रूरी ये नहीं था कि प्रोडक्ट तुरंत कमर्शियली सक्सेसफुल हो। उनका मिशन था एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां लोग अपने आइडियाज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक ले जा सकें। उन्हें हर तकनीकी डिटेल पर पर्सनली नज़र रखनी पड़ती थी। नेक्स्ट के इंजीनियर्स के लिए काम करना एक चैलेंज और एक एडवेंचर दोनों था।
उनका फाउंडर परफेक्शन को लेकर इतना इंटेंस होता था कि कभी-कभी एक फॉन्ट के कर्व को ठीक करने में घंटों लग जाते थे। पर उसी परफेक्शनिज्म ने नेक्स्ट को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेच दिया जो बाद में पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर बनने वाला था। लेकिन नेक्स्ट के पैरेलल उनकी जिंदगी में एक और कहानी शुरू हो रही थी, पिक्सार की। जब उन्होंने ल्यूकस फिल्म का एक छोटा सा ग्राफिक्स डिवीजन खरीदा था, तब उन्हें भी पता नहीं था कि वो एक दिन दुनिया का सबसे इनोवेटिव एनिमेशन स्टूडियो बन जाएगा। शुरुआत में पिक्सार एक हार्डवेयर कंपनी के रूप में काम कर रहा था। उनका पिक्सार इमेज कंप्यूटर एक बहुत एडवांस्ड मशीन थी, पर इसकी कमर्शियल डिमांड लिमिटेड थी। जब जॉब्स ने पिक्सार को अक्वायर किया, तब वो इसे एक कंप्यूटर ग्राफिक्स कंपनी के रूप में देख रहे थे। पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि पिक्सार की असली ताकत उसकी क्रिएटिव टीम में है, उन आर्टिस्ट्स, स्टोरी टेलर्स और एनिमेटर्स में जिनके पास एक अलग ही दुनिया पैदा करने की क्षमता थी। पिक्सार के अंदर एक अजीब सा मैजिक था। वहाँ के लोग कई साल से इस सपने पर काम कर रहे थे कि कंप्यूटर से एक पूरी फिल्म बनाई जा सके। ये उस समय एक ड्रीम जैसा लगता था, क्योंकि कंप्यूटर एनिमेशन अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में थी। पर उनके अंदर एक जज्बा था कि अगर सही टूल्स, सही सपोर्ट और सही लीडरशिप मिले तो वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। जब जॉब्स ने पिक्सार टीम को समझा, उन्हें लगा कि उनके सामने एक ऐसी करघा खड़ी है जहां इमेजिनेशन को तकनीक के साथ जोड़कर कुछ ट्रूली एन्चैंटिंग बनाया जा सकता है। लेकिन पिक्सार को चलाना आसान नहीं था। सालों तक स्टूडियो ने फाइनेंशियल लॉस देखे। लग रहा था कि हार्डवेयर और एनिमेशन दोनों में कंपनी को कमर्शियल ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। शेयर होल्डर्स, एडवाइजर्स और मार्केट एक्सपर्ट जॉब्स को बार बार कह रहे थे कि पिक्सार में पैसा डूब रहा है, उन्हें इस वेंचर को बंद कर देना चाहिए। पर उनमें एक अजीब सा फेथ था, एक इंट्यूशन जो कह रही थी कि पिक्सार में कुछ ऐसा है जिसके लिए लड़ना जरूरी है। उनका मानना था कि ये स्टूडियो एक दिन कुछ इतना बड़ा क्रिएट करेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इसी विजन के साथ पिक्सार ने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू किया। ये शॉर्ट्स पिक्सार टीम के लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड थे, जहां वो एनिमेशन, कैरेक्टर मूवमेंट, इमोशनल एक्सप्रेशंस और स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इनमें वो स्पार्क था जो एक नए क्रिएटिव युग की शुरुआत का संकेत दे रहा था। जॉब्स इन शॉर्ट्स को देखकर हैरान रहते थे कि कैसे कंप्यूटर के कोल्ड पिक्सेल्स में से इतने वार्म इमोशन जिंदा हो सकते हैं। धीरे धीरे पिक्सार का क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और एक दिन स्टूडियो को एक मौका मिला डिज्नी के साथ एक फीचर फिल्म बनाने का। ये फिल्म थी टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी एनिमेशन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। ये पूरी तरह कंप्यूटर जनरेटेड फर्स्ट फीचर फिल्म थी। इस फिल्म में कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस, स्टोरी टेलिंग की डेप्थ और एनिमेशन की फ्लूइडिटी ने दुनिया को दिखा दिया कि कंप्यूटर एनिमेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक आर्ट फॉर्म है। फिल्म ने रिलीज होते ही सबको चौंका दिया। क्रिटिक्स, ऑडियंसेस, आर्टिस्ट्स, एनिमेटर्स सब में पिक्सार को सल्यूट किया। ये फिल्म सिर्फ पिक्सार की जीत नहीं थी, ये उन सब आर्टिस्ट्स की जीत थी जो सालों से अपनी इमेजिनेशन को एक नई मीडियम में फिट करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टीव जॉब्स की विजन की जीत थी। उन्होंने एक ऐसे टीम में इन्वेस्टमेंट किया था जो वर्ल्ड के लिए एक सरप्राइज थी, पर उनके लिए एक ट्रेजर। पिक्सार की सक्सेस ने पिक्सार को ओवरनाइट ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। कंपनी पब्लिक हुई और उसके शेयर वैल्यू ने स्टीव जॉब्स को फिर से बिलियनर बना दिया। जब वर्ल्ड पिक्सार को सेलिब्रेट कर रहा था, तब स्टीव शांत होकर अपने ऑफिस में बैठकर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एप्पल से बाहर होने के बाद उन्होंने जो रिस्क लिए, जो परेशानियां झेलीं, जो फेलियर्स देखे, वो सब इस मोमेंट के लिए थे। नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और पिक्सार का स्टोरी टेलिंग उनकी लाइफ का नैरेटिव बिल्कुल नया मोड़ दे रहा था। इधर नेक्स्ट भी धीरे धीरे एक नए पर्पस की तरफ बढ़ रहा था। हार्डवेयर कमर्शियली स्ट्रगल कर रहा था, पर उनका सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट टूल्स इतने एडवांस्ड थे कि इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। नेक्स्ट स्टेप का आर्किटेक्चर, एपीआईज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपने समय से सालों आगे थी। उन्होंने एक ऐसे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को जन्म दिया जिससे डेवलपर्स क्रिएटिव टूल्स, एप्स और सिस्टम्स को आसानी से बिल्ड कर सकते थे। ये बेस बाद में पूरे एप्पल के फ्यूचर को शेप देने वाला था। पिक्सार और नेक्स्ट दोनों अलग अलग ट्रैक्स पे चले जा रहे थे, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन का ट्रैक और एक एडवांस्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ट्रैक। दोनों में ही इनोवेशन था और दोनों में ही जॉब्स का जुनून था। एक तरफ उनके थ्रू कार्टून्स और इमोशंस जन्म ले रहे थे, दूसरी तरफ उनके सॉफ्टवेयर से एक नया डिजिटल वर्ल्ड रेडी हो रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी ज़िंदगी का ये दौर उनके सबसे प्रोडक्टिव और इमेजिनेटिव फेजेस में से एक है। और फिर इस कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। एप्पल, जिसने उन्हें कभी बाहर कर दिया था, एक बड़े क्राइसिस में घिरा हुआ था। कंपनी के प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो रहे थे,
सॉफ्टवेयर आउटडेटेड होता जा रहा था और विजन की कमी से कंपनी डगमगाने लगी थी। एप्पल को एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी जो उन्हें फ्यूचर में ले जा सके। जब उन्होंने मार्केट में देखा तो उन्हें नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा और इसी तरह एप्पल ने नेक्स्ट को अक्वायर करने का फैसला किया। ये एक एक्विजिशन एक पोएटिक टर्न अराउंड था। एक फाउंडर जिसे कंपनी ने निकाल दिया था, वही फाउंडर अपने नए क्रिएशन के जरिए कंपनी को बचाने वापस आ रहा था। नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर एप्पल का फाउंडेशन बन गया। ये वही मोमेंट था जहां पिक्सार की सक्सेस और नेक्स्ट की ब्रिलियंस दोनों ने मिलकर स्टीव जॉब्स को एक बार फिर से एप्पल की लीडरशिप की तरफ धकेल दिया। ये एक नई शुरुआत थी, पर इस बार वो सिर्फ एक यंग विजनरी नहीं बल्कि एक मैच्योर स्टोरी टेलर, एक रिफाइंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर और एक टेस्टेड लीडर के रूप में वापस आ रहे थे। नेक्स्ट और पिक्सार का दौर उनके जीवन का सबसे क्रिएटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर था। यहाँ उन्होंने सीखा कि फेलियर्स कभी कभी सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज की तरफ ले जाते हैं, कि रिस्क लेना ज़रूरी है, कि जब दुनिया आप पर शक करे तब भी आपके विजन को कोई नहीं छीन सकता, और अगर आपको सच में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। पिक्सार ने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो दिया, नेक्स्ट ने उन्हें टेक्निकल बेस दिया जिससे एप्पल का फ्यूचर लिखा जाएगा, और ये दोनों मिलकर उन्हें उनकी असली डेस्टिनी की तरफ वापस ले आए, एप्पल का पुनर्जन्म। एप्पल से बाहर जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही कंपनी उन्हें दोबारा बुलाएगी। पर किस्मत का एक अजीब अंदाज होता है। कभी कभी वही जगह जो आपको छोड़ देती है, एक दिन वही जगह आपको अपना सबसे ज़रूरी सहारा बना लेती है। 1990 के दौर के आखिरी सालों तक एप्पल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जो कंपनी कभी इनोवेशन का प्रतीक थी, वही धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी, अपना चार्म और अपना मार्केट शेयर खो रही थी। प्रोडक्ट्स कंफ्यूजिंग हो चुके थे, सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया था और लीडरशिप कंफ्यूज लग रही थी। मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे प्लेयर्स तेजी से आगे निकल रहे थे, पर एप्पल अपने ही डिसीजंस की भूल भलाई में उलझ गया था। उस समय एप्पल के अंदर एक एटमॉस्फेयर था जिसमें लोग हर रोज ये सवाल पूछते थे कि क्या कंपनी सर्वाइव इफ करेगी या नहीं। रेवेन्यू गिर रहा था, लॉसेस बढ़ रहे थे और प्रोडक्ट लाइन इतनी बढ़ चुकी थी कि कॉमन कस्टमर को समझना मुश्किल हो गया था कि एप्पल का असली फोकस क्या है। बोर्ड मेंबर्स एक नया डायरेक्शन ढूंढ रहे थे, पर उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कंपनी को एक साफ दृष्टि दे सके। इसी बेचैनी के दौर में एप्पल ने नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर एक्वायर करने का प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की सख्त ज़रूरत थी। उन्हें नहीं पता था कि इस डिसीजन के पीछे एक और हिस्ट्री लिखी जा रही है, जॉब्स की वापसी की हिस्ट्री। जब बोर्ड ने नेक्स्ट का एक्विजिशन फाइनलाइज किया, तब स्टीव जॉब्स एक कंसल्टेंट के रूप में एप्पल में दोबारा कदम रख रहे थे। उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी। ये वही कैंपस था जहां उन्होंने सपना देखा था, जहां उन्होंने क्रिएटिव और रिबेलियस कल्चर को जन्म दिया था और जहां उनकी कहानी एक बार टूट गई थी। लेकिन इस बार ये जगह उन्हें एक नए रूप में बुला रही थी। उन्होंने नोट किया कि एप्पल के लोग थके हुए लग रहे थे, कंपनी में एक्साइटमेंट नहीं थी, क्रिएटिविटी डूब चुकी थी और लीडरशिप की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। उनके लिए ये सब देखना इमोशनल था, पर साथ ही उन्हें एक ऐसी एनर्जी भी महसूस हो रही थी जो कह रही थी कि उनका असली घर उन्हें वापस लेना चाह रहा है। इस कंसल्टेंसी रोल ने धीरे धीरे उन्हें बोर्ड के करीब ला दिया। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। लोग उनकी बातों में वो स्पार्क देखने लगे जो एक जमाने में एप्पल का हार्ट बीट होता था। कुछ ही महीनों में बोर्ड को समझ आ गया कि कंपनी को एक स्ट्रांग लीडर चाहिए और सबका ध्यान एक ही व्यक्ति पर गया, स्टीव जॉब्स। उन्होंने इनिशियली सीईओ बनने से मना कर दिया, पर जब बोर्ड ने उन्हें पूरी क्रिएटिव फ्रीडम और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देने का वादा किया तो उन्होंने एप्पल का रेंज अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। ये वापसी एक कॉर्पोरेट डिसीजन से ज्यादा एक ड्रामेटिक होम कमिंग थी, जैसे एक लीडर अपनी आर्मी को एक बार फिर से जगाने आ रहा हो। जॉब्स ने एप्पल में वापस आकर सबसे पहला काम यह किया कि कंपनी को क्लियर दृष्टि और फोकस दिया। उनका पहला कदम प्रोडक्ट लाइन को सिंप्लीफाई करना था। कंपनी के पास डजन मॉडल्स थे जिनका कोई साफ सेंस नहीं बनता था। उन्होंने इन सबको कट कर दिया और एप्पल को सिर्फ कुछ की प्रोडक्ट्स पर फोकस करने का डिसीजन दिया। ये डिसीजन हार्श लग रहा था, कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, पर उन्होंने कहा कि अगर एप्पल को बचाना है तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना होगा। उन्होंने एक बार फिर से क्रिएटिव और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू किया। मीटिंग्स में उनकी प्रेजेंस एक इलेक्ट्रिक करंट जैसी होती थी। वो टीम से एक ही बात कहते थे, लेट्स मेक थिंग्स इनसेनली ग्रेट। इन्हीं दिनों में उन्होंने iMac का विचार दिया, एक ऐसा कंप्यूटर जो कंपनी को रीस्टार्ट कर सके। उनका मानना था कि एप्पल को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न हो बल्कि इमोशनली अपीलिंग भी हो।
उनके लिए डिज़ाइन सिर्फ एक लुक नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस था। उन्होंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर जॉनी आइव को अपने करीब बुलाकर आईमैक का कॉन्सेप्ट शुरू किया। दोनों के बीच एक इंस्टेंट क्रिएटिव कनेक्शन बना। आइव एक इंट्रोवर्टेड, डीपली आर्टिस्टिक डिज़ाइनर थे और जॉब्स एक पैशनेट विजनरी जो डिज़ाइंस को फील करते थे। दोनों मिलकर एक ऐसे प्रोडक्ट की नींव रख रहे थे जो एप्पल की आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने वाला था। आईमैक का डिज़ाइनिंग प्रोसेस एक मैजिक जैसा था। जॉब्स के लिए कंप्यूटर एक बोरिंग ग्रे बॉक्स नहीं हो सकता था। वो चाहते थे कि ये एक पर्सनालिटी रखे, एक चार्म हो, एक इंडिविजुअलिटी हो। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर को अप्रोचेबल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। और फिर उन्होंने सोचा एक कलर्ड ट्रांसलूसेंट बॉडी का आइडिया। यह आइडिया उस दौर में बिल्कुल क्रेजी लगता था। कोई भी कंप्यूटर कंपनी ऐसे डिज़ाइन के बारे में सोचती भी नहीं थी। पर जॉब्स को लगता था कि जहां सब सेफ चीज़ें बना रहे हैं वहां एप्पल को बोल्ड बनना होगा। उन्होंने अर्ली प्रोटोटाइप्स में कभी कलर बदला, कभी शेव, कभी कर्व्स, कभी पोर्ट्स के प्लेसमेंट पर लड़ाई की। उन्हें हर डिटेल परफेक्ट चाहिए थी। जब आईमैक फाइनली तैयार हुआ तो वो किसी साइंस फिक्शन गैजेट की तरह लगता था। एक ट्रांसलूसेंट ब्लू केस, कर्व्ड शेप, फ्रेंडली पर्सनैलिटी और एक सिंप्लिसिटी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती थी। आईमैक का लॉन्च एप्पल के लिए एक रिवाइवल मोमेंट था। इवेंट के दिन ऑडिटोरियम में एनर्जी इलेक्ट्रीफाइंग थी। जॉब स्टेज पर आए, ब्लैक टर्टल नेक में, कॉन्फिडेंट और वाइब्रेंट। जब उन्होंने आईमैक को अनवील किया तो ऑडियंस एक पल के लिए साइलेंट हो गई और फिर एक धमाकेदार अपलॉज ने सब कुछ हिला दिया। लोग इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट की तरह देख रहे थे। आईमैक ने एप्पल को एक बार फिर से फैशन, कल्चर और टेक्नोलॉजी के सेंटर में रख दिया। आईमैक कमर्शियल हिट बन गया। कस्टमर्स उसको देखकर खुश हो जाते, मीडिया ने उसकी तारीफों के पुल लिखे और एप्पल का फाइनेंशियल ग्राफ ऊपर उठने लगा। आईमैक ने एप्पल को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं दिया, ये प्रोडक्ट एक मैसेज था कि एप्पल अब भी अलाइव है, एप्पल अब भी डेयर टू बी डिफरेंट का प्रतीक है और एप्पल एक बार फिर से इनोवेशन का घर बन सकता है। जॉब्स के इन्फ्लुएंस से कंपनी का कल्चर बदल रहा था। टीम मोटिवेटेड थी, डिजाइनर्स इंस्पायर्ड थे, इंजीनियर्स में एक नई एनर्जी आ गई थी। वो कह रहे थे कि अब एप्पल फिर से अपने असली रूप में लौट रहा है। जॉब्स के लीडरशिप के इस दौर में एक और चीज खतरनाक स्पीड से बढ़ने लगी। कैसे उन्होंने कंपनी में डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी का परफेक्ट बैलेंस बनाया। वो हर चीज में पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे, चाहे मार्केटिंग मैसेज हो, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो या यूजर इंटरफेस। उनका एक मंत्र था, डिटेल्स मैटर। एप्पल में हर टीम को लग रहा था कि उनके फाउंडर वापस आ गए हैं और अब कंपनी को कोई नहीं गिरा सकता। जॉब्स का बिलीव था कि अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। इस विश्वास ने एप्पल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक बार फिर से एनर्जेटिक बना दिया। आईमैक के बाद एप्पल में टर्न अराउंड इतना ड्रामेटिक था कि वर्ल्ड को लगने लगा कि जॉब्स एक मैजिशियन है। उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट्स को मॉडर्न बनाया, कल्चर को रिफ्रेश किया, मार्केटिंग को बोल्ड बनाया और एप्पल को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह रीपोजिशन किया। उनकी वापसी सिर्फ एक कॉर्पोरेट कमबैक नहीं थी, ये एक इमोशनल रीयूनियन था। एक उस विजनरी का वापस अपने सपने के घर आना था जिसे कभी बाहर निकाल दिया गया था। अब वो सिर्फ एक फाउंडर नहीं बल्कि एक मैच्योर लीडर थे, जिनके अंदर पिक्सार की स्टोरी टेलिंग और नेक्स्ट की इंजीनियरिंग की ब्रिलियंस दोनों का संगम था। जॉब्स की वापसी से एप्पल एक नए युग के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। आईमैक ने पथ दिखा दिया था, पर आगे आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स इस पथ को एक लेजेंड बनाने वाले थे। जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ बचाया नहीं, उसे फ्यूचर का एम्परर बना दिया। और यह सब शुरू हुआ था उस पल से जब एक फाउंडर ने अपने घर लौटकर एक बार फिर से सपना देखना शुरू किया। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापस कदम रखा और आईमैक की धमाकेदार सफलता ने कंपनी में एक नई सांस भर दी, तब उनके दिमाग में एक और बड़ा विजन शेप लेने लगा था। वे देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया एक नई युग में प्रवेश कर रही है, जहां कंप्यूटर्स सिर्फ स्टैंडअलोन मशीन्स नहीं रहेंगे बल्कि हर तरह के डिजिटल डिवाइसेस के बीच एक सेंट्रल रोल निभाएंगे। उन्होंने नोटिस किया कि लोगों की जिंदगी में डिजिटल कैमराज आ रहे हैं, कैमकॉर्डर्स पॉपुलर हो रहे हैं, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स उभर रहे हैं और इंटरनेट पहले कभी से ज़्यादा लोगों के बीच एक ब्रिज बनने लगा था। जॉब्स ने ये ट्रेंड बहुत अर्ली पकड़ लिया और उन्होंने सोचा कि अगर एप्पल इस बदलते डिजिटल यूनिवर्स के सेंटर में आ जाए तो कंपनी का फ्यूचर कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इसी सोच से डिजिटल हब स्ट्रैटेजी का जन्म हुआ। जॉब्स के लिए कंप्यूटर एक हब बन सकता था, एक होम बेस जहां से यूजर्स अपने सारे डिजिटल कंटेंट को मैनेज करे, म्यूजिक, फोटोज, मूवीज, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़। उन्होंने एक बार मीटिंग में कहा था कि कंप्यूटर कार की तरह एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो होगा ही, पर उसका रियल पोटेंशियल तब खुलेगा जब वो डिजिटल लाइफस्टाइल का कंट्रोल सेंटर बन जाए। उन्हें लगता था कि डिजिटल डिवाइसेस तो आएंगे और जाएंगे, पर कंप्यूटर उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देखा,
ये स्ट्रैटेजी उन दिनों में बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थी क्योंकि दुनिया की बाकी कंपनीज पोर्टेबल गैजेट्स के बारे में अलग अलग सोच रही थीं, पर कोई उन्हें एक यूनिफाइड इकोसिस्टम में जोड़ने का सपना नहीं दिख रहा था। डिजिटल हब स्ट्रैटेजी का पहला विजिबल पिलर था iTunes। अर्ली 2000s में म्यूजिक इंडस्ट्री एक अजीब हालत में थी। पीपल सीडी रिप कर रहे थे, MP3 अंडरग्राउंड हो रहा था, फाइल शेयरिंग इलीगल नेटवर्क्स पर गजब स्पीड से बढ़ रहा था और आर्टिस्ट और लेबल्स दोनों कंफ्यूज थे कि फ्यूचर क्या होने वाला है। इस बीच जॉब्स ने देखा कि लोग म्यूजिक को डिजिटल फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर कोई ऐसा क्लीन, लीगल और यूजर फ्रेंडली सिस्टम नहीं था जो म्यूजिक को मैनेज कर सके। यहीं iTunes का आइडिया शुरू हुआ। जॉब्स ने इंजीनियरिंग टीम को कहा कि एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करो जो म्यूजिक को इंपोर्ट, ऑर्गेनाइज, ब्राउज और प्ले करने में बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के काम कर सके। iTunes का डिज़ाइन सिंपल, एलिगेंट और इंट्यूटिव था, जहां यूजर अपनी लाइब्रेरी देख सकता, प्लेलिस्ट बना सकता और म्यूजिक को ईजिली सर्च कर सकता। ये सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, ये डिजिटल हब का फर्स्ट एंकर पॉइंट था। लेकिन जॉब्स यही नहीं रुकने वाले थे। उनके दिमाग में एक और डेयरिंग विजन था, पोर्टेबल म्यूजिक को रीडिफाइन करना। उन्होंने देखा कि मार्केट में जो पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स आ रहे हैं वो बल्कि कंफ्यूजिंग और स्लो थे। किसी डिवाइस की स्टोरेज कम होती, किसी का UI खराब होता, किसी का नेविगेशन ट्रिकी होता। लोग म्यूजिक एंजॉय करने के बजाय डिवाइस से लड़ते रहते। जॉब्स ने सोचा कि अगर एप्पल एक ऐसा डिवाइस बनाए जो पॉकेट में फिट हो, जिसमें हंड्रेड्स गाने स्टोर हो सकें, जिसका नेविगेशन बटर स्मूथ हो और जिसका डिज़ाइन एप्पल का सिग्नेचर हो, तो इससे डिजिटल म्यूजिक का लैंडस्केप बदल सकता है। इस विजन से iPod का जन्म हुआ। iPod का डेवलपमेंट फैसिनेटिंग था। इंजीनियरिंग टीम को बहुत टाइट टाइमलाइन में काम करना था क्योंकि जॉब्स चाहते थे कि डिवाइस क्रिसमस सीजन से पहले लॉन्च हो जाए। उन्होंने टीम को मोटिवेट करने के लिए अपनी क्लासिक इंटेंसिटी और कैरिज्मा का कॉम्बिनेशन दिखाया। वे हर डिटेल पर ऑब्सेस करते थे। डिवाइस की बॉडी का कर्व, स्क्रीन की क्लैरिटी, स्क्रोलिंग बिहेवियर, ओवरऑल फील, सब उनके लिए क्रिटिकल एलिमेंट्स थे। iPod का स्क्रोल व्हील उनकी क्रिएटिविटी का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल था। उनको लगता था कि डिजिटल बटन से म्यूजिक नेविगेशन स्लो हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक व्हील हो जिससे यूजर स्पीड और कंट्रोल दोनों एक साथ पा सकता है। ये डिज़ाइन इतना नेचुरल लगा कि उसने एंटायर पोर्टेबल म्यूजिक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही बदल दिया। जब iPod लॉन्च हुआ तो शुरू में कुछ लोग स्केप्टिकल थे, एक कंप्यूटर कंपनी म्यूजिक प्लेयर क्यों बना रही है। पर जॉब्स को पता था कि iPod एक ऐसे फ्यूचर का गेट खोल रहा है जहां एप्पल सिर्फ एक कंप्यूटर ब्रांड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनने वाला है। जॉब्स ने स्टेज पर iPod को प्रेजेंट किया और कहा, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी बल्कि एक इमोशनल पंच लाइन थी जो सीधा ऑडियंस के दिल में लगी। iPod का डिज़ाइन स्लीक, वाइट, मिनिमलिस्ट और इररेजिस्टिबल था। इस डिवाइस में एक पर्सनैलिटी थी। ये मॉडर्न, क्लीन और स्टाइलिश था। iPod का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि लोग कहते थे कि इसने म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल दिया। iPod की पॉपुलैरिटी फिर एक और बड़ा डोर खोलने वाली थी, iTunes स्टोर। ये जॉब्स का सबसे ऑडिशियस स्टेप था। उन्होंने सोचा कि म्यूजिक लीगली ऑनलाइन बेचा जा सकता है अगर एक सीमलेस, अफोर्डेबल और सिक्योर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। पर सबसे बड़ी चैलेंज म्यूजिक लेबल्स को कन्विंस करना था। उन दिनों म्यूजिक लेबल्स डिजिटल पायरेसी से परेशान थे और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट नहीं था। जॉब्स ने उनसे बैठक में कहा कि ऑनलाइन स्टोर इलीगल डाउनलोडिंग का सोल्यूशन हो सकता है, दुश्मन नहीं। उनका परसुएशन स्टाइल यूनिक था। वो बिजनेस पॉइंट्स को इमोशनली पैकेजिंग करते थे। उन्होंने लेबल्स को कन्विंस किया कि उनके पास एक मौका है म्यूजिक इंडस्ट्री को दोबारा फ्यूचर प्रूफ बनाने का। iTunes स्टोर ने डिजिटल मीडिया हिस्ट्री में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। $1 में एक सॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट सिंपल, पावरफुल और फेयर था। iTunes स्टोर का इंटरफेस क्लीन और इनवाइटिंग था, जहां यूजर सीधे म्यूजिक डिस्कवर कर सकता था। कोई कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग नहीं, कोई मैसी सब्सक्रिप्शंस नहीं, बस बाय करो, डाउनलोड करो और एंजॉय करो। जॉब्स ने इस मॉडल से म्यूजिक कंजम्पशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया। iTunes ने इलीगल फाइल शेयरिंग का ऑल्टरनेटिव दिया, आर्टिस्ट को नया प्लेटफॉर्म दिया और एप्पल को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। जिसकी सबसे फैसिनेटिंग बात यह थी कि iPod और iTunes एक-एक करके नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम के रूप में डिज़ाइन किए गए थे। ये दोनों एक परफेक्ट डांस पार्टनर जैसे थे। यूज़र iTunes में म्यूजिक ऑर्गेनाइज करता, उसे iPod में ट्रांसफ़र करता और पोर्टेबल ब्यूटीफुल डिवाइस में एंजॉय करता। जॉब्स का यही इकोसिस्टम अप्रोच एप्पल के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये थिंकिंग का एक नया तरीका था। जब बाकी कंपनीज एक-एक गैजेट्स लॉन्च कर रही थीं, जॉब्स एक पूरा डिजिटल यूनिवर्स बना रहे थे जो एक कोहेरेंट एक्सपीरियंस दे। जॉब्स का क्रेडिट यहाँ पर सिर्फ इनोवेशन नहीं बल्कि कल्चरल टाइमिंग को समझने का था। उन्होंने पहले से देख लिया था कि डिजिटल मीडिया एक सुनामी की तरह आने वाली है। लोग मूवीज़ और फोटोज़ को डिजिटल बना रहे थे, म्यूजिक टॉरेंट्स में बहता जा रहा था और डिजिटल लाइफस्टाइल इवॉल्व हो रहा था। जॉब्स ने एप्पल को इस बदलाव का आर्किटेक्ट बनाना चाहा। उनका गोल था कि एप्पल वो फोर्स बने जो डिजिटल एंटरटेनमेंट को रीडिफाइन करे। इसी सोच से आगे चलकर iPhoto, iMovie और गराज बैंड जैसे सॉफ्टवेयर आए, जिन्होंने एप्पल को एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यूजर को सिर्फ कंज्यूम नहीं बल्कि क्रिएट करने का मौका दिया। उन्होंने एक बार मीटिंग में कहा था कि पीपल विद पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड। इन क्रिएटिव टूल्स ने इस फिलॉसफी को रियल वर्ल्ड में शेप दिया। डिजिटल हब स्ट्रैटेजी ने एप्पल को अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल सक्सेस भी दिया।
आईपॉड एक कैश मशीन बन गया, आईट्यून्स एक ग्लोबल म्यूजिक मार्केट प्लेस बन गया और एप्पल एक कल्चरल आइकन बन गया। जॉब्स का कैरिज्मा, एस्थेटिक सेंस और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग एक साथ मिलकर कंपनी को एक नए ऑर्बिट में ले गए। वर्ल्ड देख रहा था कि कैसे एक विजन एप्पल को सिर्फ रिवाइव नहीं बल्कि उसे ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन का सेंटर बना रहा है। जॉब्स के लिए आईपॉड सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, ये एक गेटवे था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर एप्पल लोगों के म्यूजिक का प्लेटफॉर्म बन सकता है तो फ्यूचर में वो उनके पॉकेट्स, उनके लिविंग रूम्स, उनके फ़ोन्स और उनके डेली लाइफ्स का भी हिस्सा बन सकता है। आईपॉड के बाद जो आने वाला था वो दुनिया को हिला देने वाला था, आईफोन। पर आईफोन का ग्राउंडवर्क आईपॉड और आईट्यून्स नहीं दिया था। एप्पल ने इकोसिस्टम बनाना सीख लिया था, यूज़र बिहेवियर को समझना सीख लिया था और डिजिटल फ्यूचर को डिज़ाइन करना सीख लिया था। डिजिटल हब स्ट्रैटेजी की वजह से एप्पल एक एक्सपेरिमेंटल कंपनी से एक फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल एम्पायर बन गया। आईपॉड और आईट्यून्स ने सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री को ही नहीं बदला बल्कि ये दुनिया को सिखा गए कि टेक्नोलॉजी इमोशनल भी हो सकती है, डिज़ाइन फंक्शनल भी हो सकता है और सिंप्लिसिटी पावरफुल भी हो सकती है। जॉब्स के लिए एरा उनके क्रिएटिव जर्नी का गोल्डन चैप्टर था, एक ऐसा दौर जहां उन्होंने दुनिया को एक नई तरह से म्यूजिक के साथ जोड़ दिया और एप्पल को एक नई दिशा। ये स्ट्रैटेजी एक सीड थी जिससे एप्पल के सभी फ्यूचर इनोवेशंस उगने वाले थे। आईपॉड ने डोर खोला, आईट्यून्स ने इकोसिस्टम बनाया और जॉब्स ने एक नया युग इंस्पायर किया, डिजिटल लाइफस्टाइल का युग। जब आईपॉड ने दुनिया को एप्पल के इकोसिस्टम से इंट्रोड्यूस किया और आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा खेल बदल दिया, तब स्टीव जॉब्स के दिमाग में एक और बड़ा सपना शेप लेने लगा था। उन्हें लगता था कि डिजिटल डिवाइसेस का एवोल्यूशन अभी बस शुरू हुआ है। लोग अपने म्यूजिक, फोटोज, मूवीज, ईमेल्स और इंटरनेट सब कुछ पोर्टेबल तरीके से एक्सेस करना चाहते थे। पर मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इन सबको एक ही डिवाइस में सीमलेसली जोड़ सके। स्मार्टफोन्स का नाम तो था, पर उन दिनों के फोन्स या तो बिजनेस ऑडियंस के लिए बनाए जाते थे या उनका इंटरफेस इतना क्लमजी होता था कि आम यूजर उन्हें एंजॉय नहीं कर सकता था। जॉब्स को लगता था कि अगर एप्पल एक ऐसा डिवाइस क्रिएट करे जो फोन, आईपॉड और इंटरनेट कम्युनिकेटर को एक ही स्लीक और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट में फ्यूज कर दे, तो पूरा टेक लैंडस्केप बदल जाएगा। आईफोन का सीड अकेला नहीं पड़ा, जॉब्स को एक चिंता भी थी, आईपॉड का फ्यूचर। वो जानते थे कि अगर कोई फोन कंपनी म्यूजिक कैपेबिलिटीज को स्ट्रांग बना दे तो लोग एक ही डिवाइस में सब कुछ चाहेंगे और आईपॉड का चार्म धीरे धीरे कम हो सकता है। स्टीव जॉब्स हमेशा डिसरप्टिव सोच रखते थे। उनका मानना था कि किसी और के डिसरप्ट करने से अच्छा है कि आप खुद ही अपना प्रोडक्ट डिसरप्ट कर दो। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर एप्पल अपना ही आईपॉड डिस्ट्रॉय करे तो वो एक नया और भी बड़ा डिवाइस क्रिएट करेगा जो पूरा मार्केट उनके हाथ में ला देगा। आईफोन का डेवलपमेंट एक सीक्रेट मिशन की तरह शुरू हुआ। एप्पल के कुछ सेलेक्टेड इंजीनियर्स को एक छोटी सी टीम में रखा गया और उन्हें कहा गया कि वो एक ऐसे डिवाइस का प्रोटोटाइप बनाएं जिसमें मल्टी टच स्क्रीन हो जो फिजिकल कीपैड की डिपेंडेंसी को खत्म कर दे। उस टाइम दुनिया में टच स्क्रीन्स थे, पर वो रेजिस्टिव होते थे, स्लो, इनएक्यूरेट और स्टाइलस के बिना लगभग बेकार। जॉब्स मल्टी टच पर फिदा हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि इंसानी उंगली से इंटरफेस इंटरैक्ट करना सबसे नेचुरल एक्सपीरियंस होता है। एप्पल की R&D लैब में इंजीनियर्स मल्टी टच एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जूम्स, स्वाइप्स, टैप्स, और जॉब्स ने तुरंत फील कर लिया कि ये फ्यूचर है। एप्पल का डिज़ाइन प्रोसेस एप्पल की क्रिएटिविटी का एक एन्चांटेड चैप्टर था। जॉब्स हर कर्व, हर एनिमेशन, हर बटन और हर जेस्चर पर पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे। वो कहते थे कि फ़ोन सिर्फ फंक्शनल नहीं होना चाहिए बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्होंने जोनी आइव के साथ मिलकर डिवाइस का एक मिनिमलिस्ट, एलिगेंट और ह्यूमन सेंट्रिक फॉर्म बनाया। उनकी डिमांड थी कि फ़ोन बिल्कुल ग्लास की शीट जैसा लगे जिसमें स्क्रीन ही सब कुछ हो, नो फिजिकल कीपैड, नो अननेसेसरी बटन्स। ये कंसेप्ट उस दौर में रेवोल्यूशनरी था क्योंकि दुनिया कीपैड बेस्ड डिवाइसेस से चिपकी हुई थी। आईफोन का सॉफ्टवेयर बनाना और भी चैलेंजिंग टास्क था। एप्पल के इंजीनियर्स को एक मोबाइल ओएस बनाना था जो पावरफुल हो, फास्ट हो और टच के साथ परफेक्टली रिस्पॉन्ड करे। जॉब्स ने मैक ओएस के फाउंडेशन को कंप्रेस करवाकर आईफोन ओएस डेवलप करवाया, जिसमें एनिमेशंस बटरी स्मूथ लगती थीं, स्क्रोलिंग नेचुरल होती थी और ऐप्स रिस्पॉन्सिव फील करते थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि इंटरफेस प्लेफुल हो, जिससे आइकन्स में एक फ्रेंडली पर्सनालिटी हो, एनिमेशंस में एक डिलाइटफुल इलास्टिसिटी हो। आईफोन का यूआई लोगों को हैंड ड्रॉन, रियल वर्ल्ड इंस्पायर्ड फील देता था, जो स्क्रीन को अप्रोचेबल बनाता था। जब आईफोन फाइनली रेडी हुआ और मैकवर्ल्ड 2007 में स्टेज पर अनवील हुआ, तो ऑडियंस शुरू में कंफ्यूज हो गई। जॉब्स ने कहा, अ फोन, एन आईपॉड, एन इंटरनेट कम्युनिकेटर, आर यू गेटिंग इट? क्राउड शुरू में सोचा कि जॉब्स 3 अलग अलग डिवाइसेस अनाउंस कर रहे हैं, पर जब उन्होंने शाउट किया, दीज आर नॉट 3 सेपरेट डिवाइसेस, दिस इज वन डिवाइस, तो हॉल में गूज बम्स वाला साइलेंस छा गया।
आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट लग रहा था जिसे किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इसका डिज़ाइन स्लीक, स्क्रीन बड़ा, टच जेस्चर्स फ्लूइड और सॉफ्टवेयर मैजिकल लग रहा था। दुनिया को लगा कि मोबाइल फ़ोन का नए युग का जन्म हो गया है। आईफोन का इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं था, पर पावरफुल था। कुछ लोग स्केप्टिकल थे क्योंकि प्राइस हाई था, पर जिसे भी डिवाइस हाथ में मिलता वो उसका दीवाना हो जाता। टाइपिंग टच स्क्रीन से करना इनिशियली लोगों को अजीब लगा, पर प्रिडिक्टिव कीबोर्ड ने इसको सरप्राइजिंगली स्मूथ बना दिया। विजुअल वॉइस मेल, सफारी ब्राउजर, मल्टी टच जूम, ये सब सबसे पहले आईफोन लाया। धीरे धीरे बाकी इंडस्ट्री को पता चल गया कि फिजिकल कीपैड का दौर खत्म हो गया। आईफोन ने फोन को एक स्मार्ट डिवाइस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं था, ये पॉकेट कंप्यूटर था। इस डिवाइस ने टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक साथ शेक कर दिया। आईफोन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आया जब ऐप स्टोर लॉन्च हुआ। इनिशियली जॉब्स थर्ड पार्टी ऐप्स की तरफ हेजिटेंट थे, पर जब उन्हें समझ में आया कि एक कंट्रोल्ड इकोसिस्टम में डेवलपर्स को एम्पावर करना एप्पल के डिजाइन प्रिंसिपल्स को तोड़ने के बजाय एनहांस करेगा, उन्होंने ऐप स्टोर के प्रिंसिपल्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐप स्टोर ने दुनिया में एक नई इकोनॉमी क्रिएट कर दी। छोटे डेवलपर्स ने अपनी क्रिएटिविटी से मिलियंस कमाए। गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शेप बदल गया। राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी, सोशल मीडिया, हर डिजिटल सर्विस के जन्म में ऐप स्टोर की भूमिका रही। आईफोन एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें दुनिया की डेली लाइफ का हर हिस्सा इंटीग्रेट हो सकता था। ये जॉब्स का सपना था, टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक बनाने का। आईफोन के बाद जॉब्स का फोकस एक और ड्रीम की तरफ गया, आईपैड। उन्हें लगता था कि कंप्यूटर और फोन के बीच एक ऐसी स्क्रीन साइज मिसिंग है जिससे लोग वेब ब्राउजिंग, रीडिंग और मीडिया कंजम्पशन और एंजॉयबल तरीके से कर सकें। आईपैड का आइडिया एक्चुअली आईफोन से पहले था, पर टेक्निकल रेडीनेस और इकोसिस्टम मैच्योरिटी की वजह से आईफोन पहले आया। जॉब्स को लगता था कि एक टैबलेट डिवाइस को मार्केट में तभी सक्सेस मिल सकता है जब सॉफ्टवेयर इतना फ्लूइड हो कि डिवाइस नेचुरल लगने लगे। उस जमाने के टैबलेट स्टाइलस बेस्ड और क्लंकी होते थे। जॉब्स स्टाइलस के खिलाफ थे। उनका फेमस लाइन था, हु वांट्स अ स्टाइलस? यू वर बॉर्न विद द बेस्ट पॉइंटिंग डिवाइस, योर फिंगर्स। आईपैड का प्रोटोटाइप आईफोन की तरह सीक्रेट एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ। उन्होंने एक बड़ा ब्राइट मल्टी टच स्क्रीन बनाई जिसमें स्क्रोलिंग न्यूज़पेपर जैसे स्मूथ फील हो, बुक्स रियल लगती हों और ऐप्स इमर्सिव एक्सपीरियंस दें। आईपैड का ओएस टच फ्रेंडली था, जेस्चर्स इंट्यूटिव थे और डिवाइस का डिज़ाइन पेपर थिन और एलिगेंट था। जॉब्स एक बार बोलते थे कि आईपैड एक डिजिटल बुक जैसे फील होना चाहिए जिसे आप कहीं भी उठाकर एंजॉय कर सकें। जब आईपैड 2010 में लॉन्च हुआ तो दुनिया शुरू में कंफ्यूज हो गई। ये फ़ोन भी नहीं, लैपटॉप भी नहीं, फिर क्या है? पर जब लोगों ने डिवाइस को यूज़ किया तो उन्हें लगा कि ये कंजम्पशन का परफेक्ट गैजेट है। मैगजीन्स, गेम्स, वीडियोस, वेब ब्राउजिंग, रीडिंग, सब कुछ आईपैड पर इतना स्मूथ फील होता था कि लगता था कि डिवाइस आपकी हर जेस्चर को एंटिसिपेट कर रहा है। आईपैड क्लासरूम्स, ऑफिसेज, एयरलाइंस और क्रिएटिव स्टूडियोज में एक ट्रेंड बन गया। डॉक्टर्स पेशेंट चार्ट्स आईपैड पर देखने लगे, म्यूजिशियंस लाइव परफॉर्मेंसेज में यूज़ करने लगे और स्टूडेंट्स डिजिटल टेक्स्ट बुक्स को इस पर एक्सप्लोर करने लगे। आईपैड ने लैपटॉप इंडस्ट्री को भी शेक कर दिया। लोग सिंपल टास्क के लिए कंप्यूटर खोलना बंद करने लगे। उन्हें लगा कि आईपैड उनके डेली डिजिटल नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल कर सकता है। आईपैड क्रिएटिविटी के टूल्स का एक पावरफुल कंपेनियन बन गया। आर्टिस्ट एप्पल पेंसिल के बिना काम नहीं करते, डिज़ाइनर्स स्केचिंग ऐप्स में क्रिएशंस बनाते और फिल्म मेकर्स एडिटिंग वर्कफ्लोज में आईपैड को इंक्लूड करने लगे। आईपैड ने पोस्ट पीसी एरा का कंसेप्ट लैंड किया। ये वो एरा था जहां कंप्यूटर एक ऑप्शनल डिवाइस बन सकता था और लाइटवेट टैबलेट्स एवरीडे यूज़ का स्टैंडर्ड बन रहे थे। आईफोन और आईपैड का कंबाइंड इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा कल्चरल है। आईफोन ने कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, नेविगेशन सब कुछ रीडिफाइन किया। आईपैड ने कंप्यूटिंग को कैजुअल और एक्सेसिबल बनाया और हर एज ग्रुप को डिजिटल दुनिया में कंफर्ट के साथ एंट्री दी। जॉब्स का विजन हमेशा डिज़ाइन और ह्यूमैनिटी के बीच ब्रिज बनाना था। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल होती है जब वो इंसानी ज़िंदगी को अपलिफ्ट, सिंप्लीफाई और इंस्पायर करे। आईफोन और आईपैड उनके विजन के सबसे शुद्ध, सबसे पावरफुल एक्सप्रेशंस थे। आज स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स दुनिया का इंटेग्रल हिस्सा है, पर इनकी असली फाउंडेशन जॉब्स के उन सपनों में थी जो उन्होंने एप्पल के रिवाइवल के बाद देखे। आईफोन ने एक इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके नए स्टैंडर्ड्स बनाए। आईपैड ने कंप्यूटिंग के कंसेप्ट को रीडिफाइन कर दिया। दोनों डिवाइसेस एप्पल को सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी नहीं बल्कि एक कल्चरल पावर हाउस बनाने में रिस्पॉन्सिबल थे। ये डिवाइसेस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक्सटेंशन बन गए थे। स्टीव जॉब्स की क्रिएटिविटी, उनका परफेक्शनिज्म और उनका डिज़ाइन इंट्यूशन इन इन्वेंशंस में अमर हो गया। ये दौर एप्पल के लिए सिर्फ बिजनेस ग्रोथ का नहीं था, ये एक रेनेसांस था जिसमें कंपनी ने दुनिया के टेक कल्चर को शेप दिया। आईफोन और आईपैड दोनों ने प्रूव किया कि एक विजनरी अप्रोच इंडस्ट्री नॉर्म्स को तोड़कर नए पैराडाइम्स क्रिएट कर सकती है।
जॉब्स का सपना था कि एप्पल ऐसे डिवाइसेस बनाए जो ना सिर्फ काम करें बल्कि लोगों की लाइफ में एक इमोशनल मीनिंगफुल जगह बनाएं, और आईफोन और आईपैड ने इस सपने को प्योर ब्रिलियंस के साथ रियलाइज किया। स्टीव जॉब्स की जिंदगी एक तरह से उन्हीं डिवाइसेस की तरह थी जो उन्होंने क्रिएट किए, स्लीक, पावरफुल, अनप्रिडिक्टेबल और डीपली ह्यूमन। पर जब उनकी लाइफ अपने फाइनल चैप्टर में प्रवेश कर रही थी, तब दुनिया को एक अलग ही जॉब्स देखने को मिला। एक विजनरी जो दुनिया को बदलने में लगा रहा, पर साथ ही अपने अंदर एक शांत से इंट्रोस्पेक्शन लेकर चल रहा था। उनका कैंसर डायग्नोसिस उनके लिए सिर्फ एक मेडिकल इवेंट नहीं था, बल्कि एक फिलॉसफिकल टर्निंग पॉइंट भी था। जिस आदमी ने दुनिया को स्पीड और इनोवेशन के स्टॉर्म में डाला, उसके लिए टाइम का स्लो हो जाना एक इमोशनल रिवेलेशन था। 2003 के आसपास डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके पैंक्रियाज में एक रेयर टाइप का ट्यूमर है। पैंक्रियाटिक कैंसर आमतौर पर अग्रेसिव होता है, पर जॉब्स का ट्यूमर थोड़ा डिफरेंट था, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, जो कंपैरेटिवली स्लो ग्रो करता है। ये न्यूज़ उनके लिए शॉकिंग थी, पर उन्होंने तुरंत सर्जरी का डिसीजन नहीं लिया। उनमें एक नेचुरल बिलीफ था कि बॉडी को हील करने की अपनी कैपेबिलिटी होती है। उन्होंने डाइट चेंजेस, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स और होलिस्टिक अप्रोचेस ट्राई किए। इस फेज ने उनके अंदर एक इंट्रोस्पेक्टिव साइलेंस पैदा कर दिया। वो अपनी लाइफ को एक नई नज़र से देखने लगे, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं, और वक्त का असली मतलब क्या है। पर जैसे जैसे मंथ्स बीता, ट्यूमर कंट्रोल में नहीं आया। तब उन्होंने सर्जरी करवाई, जिसमें डॉक्टर्स ने ट्यूमर रिमूव किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पर जॉब्स जानते थे कि कैंसर एक ऐसा मेहमान है जो कभी कभी वापस भी आ सकता है। उनका शरीर फिजिकली कमज़ोर होने लगा, पर उनके अंदर का फायर अभी भी इंटेंस था। जब वो एप्पल कैंपस वापस आए, तो उनके एम्प्लॉयज़ ने महसूस किया कि वो और भी फोकस्ड और भी पर्पसफुल हो गए हैं। उन्हें लगता था कि उनके पास वक्त लिमिटेड हो सकता है, और इसलिए हर फैसला, हर प्रोडक्ट, हर डिज़ाइन उनकी लाइफ की वाइब्रेशन कैरी करे। यही रीज़न था कि उनके इलनेस के दौरान ही एप्पल के कुछ सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स जन्मे, आईफोन, आईपैड, मैकबुक एयर और नए जन आईमैक्स। उनका अटेंशन टू डिटेल और ज़्यादा शार्प हो गया। वो हर मीटिंग में एक अलग अर्जेंसी के साथ पार्टिसिपेट करते, जैसे उन्हें पता हो कि हर मोमेंट का वैल्यू अब डबल हो गया है। कभी कभी उनकी हेल्थ विजिबली फ्रेजाइल लगती, पर जैसे ही डिस्कशन डिज़ाइन या यूज़र एक्सपीरियंस पर आता, उनकी आंखों में वही पुरानी चमक आ जाती। उनके कलीग्स कहते थे कि उनका क्रिएटिव एनर्जी कैंसर से लड़ाई के दौरान और इंटेंस हो गया था, जैसे उनकी स्पिरिट उनके शरीर की वीकनेस का जवाब देने में लगी हो। जॉब्स अपने इलनेस के दौरान जिंदगी के मीनिंग पर बहुत सोचने लगे। उन्होंने रिलेशनशिप्स को और वैल्यू करना शुरू किया। उनकी वाइफ लॉरेन पावल जॉब्स उनके सबसे बड़े इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया, उनके साथ वॉक्स पर गए, उन्हें लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करने की कोशिश की जो पहले उनके बिजी शेड्यूल में छूट जाते थे। जॉब्स एक बार अपने क्लोज सर्कल से कहते थे कि हर मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो उन्हें लगता है कि आज का दिन एक गिफ्ट है और उन्हें इस गिफ्ट को किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन में बदलना है। एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्चेस में उनकी फिजिकल वीकनेस क्लियरली दिखने लगी थी। काफ़ी लोगों ने उन्हें मैकवर्ल्ड इवेंट्स में देखा, पतले, फ्रेजाइल पर स्टिल कैरिज्मेटिक। जब वो स्टेज पर आते तो ऑडियंस एक पल के लिए साइलेंट हो जाती, जैसे उनका प्रेजेंस एक इमोशनल एक ले आता हो। पर जैसे ही वो बात करते, उनकी वॉइस में वही समा बांध देने वाली कॉन्फिडेंस होती। उनके प्रेजेंटेशन सिर्फ डेमोज नहीं होती थीं, वो स्टोरी टेलिंग थी, एक फ्यूचर का ग्लिम्स थी, और एक ऐसे विजनरी का इमोशन था जो दुनिया को इंस्पायर करते हुए अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा था। 2009 में उन्होंने एक लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाया, जिससे टेम्पररी इंप्रूवमेंट आई, पर कैंसर का शैडो अब भी उनके लाइफ पर मंडरा रहा था। उन्होंने एप्पल का डे टू डे लीडरशिप टिम कुक को हैंडओवर करना शुरू किया। टिम कुक काम, डिसिप्लिन्ड और ऑपरेशंस जीनियस थे। जॉब्स उन्हें डीपली ट्रस्ट करते थे। उनका मानना था कि अगर कोई एप्पल के एसेंस को समझ सकता है तो वो कुक ही थे। जॉब्स एक बार बोलते थे कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कंपनी चलाना नहीं होता, बल्कि कंपनी के सोल को प्रोटेक्ट करना होता है, और उन्हें लगता था कि कुक ये सोल प्रोटेक्ट कर सकता है। अपने फाइनल सालों में जॉब्स अपने प्रोग्रेस के साथ एक ड्यूअल लाइफ जी रहे थे। एक तरफ उनका फिजिकल स्ट्रगल था, दूसरी तरफ उनका लेगेसी क्रिएट करने का जुनून था। तभी उन्होंने एप्पल कैंपस 2 का ड्रीम डिज़ाइन शुरू किया। वो स्पेसशिप लाइक सर्कुलर बिल्डिंग जो नेचर और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन होना था। उन्हें चाहिए था कि फ्यूचर के एप्पल एम्प्लॉयज़ एक इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट में काम करें। उन्होंने पर्सनली आर्किटेक्चर रिव्यूज़ किए, ट्रीज के टाइप चूज किए, पाथ्स डिज़ाइन किए, ग्लास पैनल्स की ट्रांसपेरेंसी तक डिस्कस की। ये कैंपस उनका फाइनल गिफ्ट था, एक स्पेस जहां क्रिएटिविटी और सिंप्लिसिटी फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करेगी।
जॉब्स अपने इलनेस के दौरान डेथ के कॉन्सेप्ट पर भी खुलकर रिफ्लेक्ट करते थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका फेमस कमेंसमेंट स्पीच उनकी फिलॉसफी का मिरर बन गया। उन्होंने कहा कि डेथ एक लाइफ का सबसे इंटेलिजेंट इन्वेंशन है, क्योंकि ये पुराना हटाकर नए को जगह देता है। उनका मानना था कि जब आपको पता होता है कि आपका टाइम लिमिटेड है, तो आप मीनिंगलेस चीजें छोड़ देते हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें क्लच करते हो। डेथ का अवेयरनेस आपको डीपली अलाइव फील कराता है। उनका एक लाइन बहुत मेमोरेबल बनी, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ये उनके एंटायर लाइफ अप्रोच का सार था। क्यूरियोसिटी रखो, रिस्क लो, दुनिया को नए नजरिए से देखो। 2011 में उनकी हेल्थ रैपिडली डिक्लाइन होने लगी। इस दौरान वो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करते रहे, पर उनका शरीर अब उनकी विल पावर का साथ नहीं दे रहा था। अक्टूबर 2011 में वो अपनी फैमिली के बीच साइलेंटली अलविदा कह गए। उनकी डेथ एक दुनिया के लिए मोमेंट थी जिसमें टेक्नोलॉजी लवर्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और कॉमन यूजर्स सब ने एक इमोशनल लॉस फील किया। न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही बात चल रही थी। जॉब सिर्फ एक सीईओ नहीं थे, बल्कि एक कल्चरल आइकन थे। लोग उन्हें आइंस्टाइन, एडिसन और दाविंची जैसे इनोवेटर्स के बराबर रखने लगे। जॉब्स की लेगेसी उनके प्रोडक्ट्स में, उनके डिज़ाइन फिलॉसफी में और उनके अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंडर्ड्स में जिंदा है। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी का एक्सटेंशन होना चाहिए, और एप्पल के हर प्रोडक्ट में ये फिलॉसफी फील होती है। उनका इन्फ्लुएंस डिज़ाइन इंडस्ट्री में इतना गहरा है कि आज हर गैजेट मिनिमलिज्म और सिंप्लिसिटी का फॉलो करता है, बी इट स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स या वेरेबल्स। उन्होंने वर्ल्ड को सिखाया कि डिज़ाइन सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस होता है। उनका ऑब्सेशन डिटेल्स को लेकर इतना लेजेंडरी है कि आज भी एप्पल का डिज़ाइन टीम उनके प्रिंसिपल्स को स्क्रिप्चर की तरह फॉलो करता है। टेक्नोलॉजी के अलावा जॉब्स का इन्फ्लुएंस स्टोरी टेलिंग में भी बहुत गहरा है। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चेस को थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस बना दिया। उनकी वन मोर थिंग लाइन टेक वर्ल्ड में मिथोलॉजी बन चुकी है। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड को दिखाया कि इनोवेशन एक कॉर्पोरेट प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक पैशनेट इमोशनल जर्नी होती है। उन्होंने प्रूव किया कि क्रिएटिविटी और कॉमर्स एक दूसरे के एनिमीज नहीं होते, बल्कि पार्टनर्स हो सकते हैं। जॉब्स का फिलॉसफिकल कंट्रीब्यूशन भी उतना ही गहरा है। उन्होंने जिंदगी को एक ब्लैंक कैनवस की तरह ट्रीट किया, जहां हर इंसान अपनी मर्जी की पेंटिंग बना सकता है। उनका बिलीफ था कि इंट्यूशन कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने रिस्क लेने को सेलिब्रेट किया। उन्होंने बताया कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर्स ही सक्सेस का आर्किटेक्चर बनाते हैं। उनके नेक्स्ट और पिक्सार के एक्सपीरियंसेस उनके लिए स्पिरिचुअल जर्नीज थे। उन्होंने उनसे पेशेंस, एडाप्टेबिलिटी और क्रिएटिव रेजिलियंस सीखी। जब हम जॉब्स के फाइनल सालों को देखते हैं तो उनमें एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उनका इन्फ्लुएंस एक्सपोनेंशियल स्ट्रेंथ से बढ़ रहा था। जैसे जैसे उनका फिजिकल टाइम कम हो रहा था, उनका लेगेसी का टाइम और गहरा होता जा रहा था। दुनिया के हर कोने में लोग उनकी थिंकिंग से इंस्पायर्ड हो रहे थे। फोटोग्राफर्स आईफोन से आर्टवर्क बना रहे थे, स्टूडेंट्स आईपैड से फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे, और डिजाइनर्स उनके मिनिमलिस्ट ईथोस को अपना रहे थे। स्टीव जॉब्स की इलनेस उनकी कहानी का ट्रैजिक पार्ट नहीं, बल्कि उनकी कहानी का मोस्ट ह्यूमन पार्ट था। इस फेज में उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि क्रिएटिविटी सिर्फ हेल्दी मोमेंट्स में नहीं, बल्कि स्ट्रगल के मोमेंट्स में और मैच्योर हो सकती है। उनका लेगेसी सिर्फ डिवाइसेस नहीं, बल्कि एक कल्चर है, एक ऐसा कल्चर जो बिलीव करता है कि वर्ल्ड को चेंज करना पॉसिबल है, और इस काम के लिए पैशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। आज जब हम उनके क्रिएटेड डिवाइसेस को हाथ में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनका टच और उनका ड्रीम महसूस होता है। जॉब्स चले गए, पर उनका इन्फ्लुएंस अमर हो गया। उन्होंने फ्यूचर को डिजाइन नहीं किया, फ्यूचर को रीडिफाइन किया। और उनकी फाइनल ईयर्स की जर्नी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ब्यूटी लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड इम्पैक्ट क्रिएट करने में है।